दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और अब हम सॉल्व करने वाले हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आवर चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्लियर? अब हम ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस तो भाई सॉल्व कर चुके हैं, बट अगर हमें पूरे क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस जो है देखो डायरेक्टली आ सकते हैं, जैसे कि व्हाट हैपेंड ऑन द डे ऑफ सेरेमनी, हु केम टू ग्रीट, राइट, who came to greet Nelson Mandela, who came to pay their tribute or respect to Nelson Mandela। तो ये सारे क्वेश्चंस तो आप डायरेक्टली जो चैप्टर में दिया है भाई वही लिखोगे, राइट। बट कभी कभी क्या होता है ना, कुछ क्वेश्चंस आपको वैल्यू बेस्ड आते हैं कि आपको क्या लगता है कि फ्रीडम बहुत जरूरी है क्या, राइट, फॉर यू। जैसे आपको कोई सेंटेंस दे दे, जैसे कि बेस्ट सेंटेंस है इस चैप्टर में, ऑपरेशन डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट्स द हाइट ऑफ कैरेक्टर, राइट। तो अगर आपको ये सेंटेंस दे दे और फिर लिखे इलैबोरेट और राइट योर पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं, वैल्यू बेस्ड, जहां पे आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू पुट ऑन करते हो बट ऑल्सो मेंशनिंग द पॉइंट्स फ्रॉम द चैप्टर। ठीक है, हमेशा ये चीज ध्यान में रखनी है, कोई भी क्वेश्चन में आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जाए पर फिर भी आपको उस चैप्टर जिससे वो रिलेटेड है क्वेश्चन, उसके बारे में थोड़ी बहुत बातचीत जरूर करनी है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे भाई यहाँ तो डायरेक्ट क्वेश्चंस या कुछ क्वेश्चंस जो वैल्यू बेस्ड होते हैं, जो कि अल्टीमेटली क्या होने वाले हैं आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज What does Nelson Mandela refer to as an extraordinary human disaster? देखो अब यहाँ पर आपको डायरेक्टली बोल दिया एक लाइन में। अब आपको नहीं पता अगर चैप्टर में कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर क्या है, देन यू विल नॉट बी रेडी टू आंसर। बट अगर आपने क्वेश्चंस बहुत अच्छे से देखे, वो भले ही एक्सट्रैक्ट बेस्ड हो या फिर आपने पूरा डिस्कशन चैप्टर का अच्छे से देखा है लाइन बाय लाइन, तो आपको याद आ जाएगा कि भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर यानी कि कैसे कोई कलर, रेस, इसके बेस पे ह्यूमन बींग्स को डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, जो कि बिल्कुल क्या है, एक डिजास्टर है, राइट। और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिजास्टर यानी छोटा मोटा डिजास्टर नहीं, बहुत ही बढ़िया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल का डिजास्टर है कि कोई कलर के बेसिस पे, जो कि किसी पर्सन ने चूज भी नहीं किए, राइट, ही वाज बोर्न विद दैट, ही वाज नेवर गिवन अ चॉइस कि आप कलर चूज करो, व्हाइट पीपल में आना चाहते हो ब्लैक पीपल में, और उस चीज पे आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, तो ये क्या है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। तो ऑब्वियसली आप इस लाइन को तो अच्छे से समझाओगे, पूरा डिस्क्रिमिनेशन की बात करोगे, पूरा चैप्टर के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रॉपर आंसर कैसे होगा इस क्वेश्चन का। Nelson Mandela refers to the apartheid policy of the white race against the black people as an extraordinary human disaster। देखो यहाँ पे डायरेक्टली पूछा है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर क्या है, राइट, किसको रेफर किया है एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। तो आपको डायरेक्टली समझ आ जाएगा कि आपको एक वो वर्ड बताना है, राइट, जिसको उन्होंने बोला है डिजास्टर, और वो क्या है भाई, साउथ अफ्रीका में जो ये एपार्थाइड सिस्टम था उसे ही तो कहते हैं हम डिस्क्रिमिनेशन की पूरी जो लाइन आप बोलोगे उसे एक वर्ड में क्या बोलते हैं, एपार्थाइड सिस्टम। तो ये है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर है वो एपार्थाइड सिस्टम जो कि साउथ अफ्रीका में ब्लैक पीपल के अगेंस्ट व्हाइट पीपल जो है करते थे, वो है आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। ठीक है, तो ये था प्रॉपर आपका वन लाइन, टू लाइंस फॉर दिस आंसर। अब इसे इलैबोरेट करोगे क्योंकि लॉन्ग आंसर है, शॉर्ट आंसर होता तो इतना लिख के छोड़ देते, राइट। अब आपको ये पूरा इलैबोरेट करना पड़ेगा कि होता क्या था इसमें। ठीक है, सो व्हाइट पीपल स्नैच फ्रीडम फ्रॉम द कलर्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका टू whom द कंट्री बिलोंग्ड। व्हाइट पीपल क्या करते थे, उन्होंने स्नैच यानी कि जो चेन स्नैचिंग की बात करते हैं, खींच लेना। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया था, व्हाइट पीपल ने उनकी पूरी फ्रीडम को खींच लिया था अपने से, राइट, रेस्ट्रिक्शंस पैदा कर दिए थे, उनकी पूरी फ्रीडम ले ली थी, ऐसा कह सकते हो। और वो भी उन लोगों से, ब्लैक पीपल से, कलर्ड पीपल से ऑफ साउथ अफ्रीका, जो कि खुद उस कंट्री के लोग थे, राइट, यानी व्हाइट पीपल तो थे ही नहीं इस कंट्री के, वो तो कोई दूसरी कंट्री के थे, बट उन्होंने आके वहीं के लोगों की फ्रीडम जो है वहीं पे छीन ली। तो ये बहुत बड़ी बात है, इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड इट्स ऑल्सो अ डिजास्टर। क्लियर? द ब्लैक पीपल वर सब्जेक्टेड टू ऑपरेशन फॉर लॉन्ग। जितने भी ब्लैक पीपल थे उनको बहुत ज्यादा डोमिनेट किया जाता था व्हाइट पीपल के द्वारा, तो हम क्या बोलते हैं कि उन्होंने ऑपरेशन जो है, ऑपरेशन वर्ड यहाँ पे यूज करोगे अच्छी बात है क्योंकि चैप्टर में दिया है। ठीक है, यानी वो जो डोमिनेशन था, वो जो नीचा दिखाया जाता था, वो बहुत ज्यादा सहन किया था ब्लैक पीपल ने। क्लियर? दे वर नॉट इवन अलाउड टू डिस्चार्ज their obligations to their own families, community and the country। ठीक है, अगर देखो ये आंसर रेस्ट्रिक्टेड वर्ड्स हैं, आपको 120 वर्ड सपोज दिया है कि आपको 120 वर्ड्स तक लिखना है, देन तो दिस इज द परफेक्ट वन। बट अगर आपको और ज्यादा वर्ड्स बोले हैं तो फिर आप वो दोनों ऑब्लिगेशंस यहाँ पे बहुत अच्छे से मेंशन कर सकते हो कि ब्लैक पीपल वर नॉट अलाउड टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज और देयर ऑब्लिगेशंस, whether it is the obligation for their parents,
family, children, wife और the obligation for their community, people and country. तो क्या होगा, एक लाइन बढ़ जाएगी, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपको कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, कितने वर्ड्स में आपको आंसर देना है, उस बेसिस पे आप यहाँ पे लाइंस ऐड कर सकते हो, या फिर इनको बोल सकते हो छोटा करके कुछ एक प्रॉपर कंसाइज वे में बता सकते हो। जैसे यहाँ पर फैमिलीज, कम्युनिटी और कंट्री तीनों वर्ड्स बता दिए, तो चाइल्ड, वाइफ, पेरेंट्स सब फैमिली में इंक्लूड हो जाता है, कम्युनिटी इंक्लूड हो जाती है कि भाई उनकी पूरी कम्युनिटी ब्लैक पीपल की, और यहाँ कंट्री पूरे साउथ अफ्रीका की भी बात हो जाती है, ठीक है। वाइट पीपल हैड नो कंपैशन फॉर देम, वाइट पीपल को कभी भी उनके लिए कोई लगाव नहीं था। कंपैशन मतलब दैट फीलिंग ऑफ, बोलते हैं कि अपनापन जो होता है, राइट, कि फीलिंग ऑफ कि वी आर ऑल आर सेम, तो वो फीलिंग नहीं थी, कभी कंपैशन नहीं था वाइट पीपल को ब्लैक पीपल के लिए। एंड ऑप्रेस्ड देयर ओन पीपल एंड पुट देम इन प्रिजन, और खुद ही के लोग, यानी वहां के जो लोग थे जहां आप रह रहे हो, तो वो लोग तो आप ही की कंट्री के हुए, तो खुद ही के लोगों को वो क्या करते थे, उन्हें ऑप्रेस करते थे, उन्हें नीचा दिखाते थे, डोमिनेट करते थे, एंड पुट देम इन प्रिजन, और उन्हें प्रिजन में डाल दिया जाता था अगर वो कोई भी आवाज उठाते थे। क्लियर। इफ दे हैड सम फ्रीडम इट वाज कर्टेल, और अगर उनको कोई फ्रीडम मिली भी थी तो वो भी कर्टेल यानी रिड्यूस कर दी गई थी, बहुत कम कर दी गई थी, कि थोड़ा बहुत फ्रीडम है आपको, ठीक है। द ब्लैक पीपल लिव्ड द लाइफ ऑफ अ स्लेव, और ब्लैक पीपल जो है उन्होंने एक तरीके की स्लेव की लाइफ पूरी टाइम जो है जी है। तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर की बात की है, तो आपको क्या क्या पॉइंट्स में ध्यान में रखना है कि भाई वो क्या है, व्हाट इज दैट एपाथिड सिस्टम, ठीक है। फिर ये एपाथिड सिस्टम क्या है, डेफिनेशन वो आपको बतानी है। फिर आपको इस डेफिनेशन को इलैबोरेट करना है, बट सिर्फ मीनिंग के टर्म्स में नहीं, आपको प्रूफ्स देने हैं, प्रूफ्स फ्रॉम द चैप्टर स्पोर्ट करना है आपको। तो यहाँ पर देखो कितने सारे पॉइंट्स हैं जिस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो, और आपने प्रॉपर डेफिनेशन बताई, वो वन वर्ड बताया एपाथिड सिस्टम, उसकी डेफिनेशन बताई भाई डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कलर, ठीक है, जो व्हाइट पीपल ब्लैक पीपल के लिए करते थे साउथ अफ्रीका में। फिर आपने वो पॉइंट्स बताए कि दे कैन नॉट डिस्चार्ज देयर ऑब्लिगेशंस, वो ऑब्लिगेशंस क्या हैं, अगर उनको कोई फ्रीडम था भी तो इट वाज कर्टेल्ड। व्हाइट पीपल जो है खुद ही के लोगों का, जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा ऑप्रेस करते थे, और उस ऑपरेशन की वजह से कह सकते हो कि ब्लैक पीपल लिव्ड द लाइफ ऑफ अ स्लेव। तो दिस इज टोटली व्हाट, अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। क्लियर, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज describe the views of Mandela for the black people who fought and sacrificed their lives for the country's political independence. This is lives, ठीक है। क्या बात हो रही है कि भाई पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के लिए जितने भी लोगों ने सैक्रिफाइस किया, यहां हम बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीकन पेट्रियट्स की, राइट। यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, साउथ अफ्रीकन पेट्रियट्स की, बट हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बताना, हमें बताना है नेल्सन मंडेला का पॉइंट ऑफ व्यू। तो हर एक चीज जो क्वेश्चन में पूछी गई बहुत ध्यान से देखनी है, फिर आंसर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये तो बताओगे कि भाई नेल्सन मंडेला का क्या मानना था कि वो जो लोग थे ना, वो उन लोगों का सम है नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट क्या चीज याद आएगी आपको कि नेल्सन मंडेला ने बोला है कि जो उन्होंने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस की है और जिस दिन के लिए की है वो ही दिन नहीं देख पाए, और वो जो लाइफ सैक्रिफाइस की है इट कैन नॉट बी रीपेड और काउंटेड, राइट। तो ये सारे वर्ड्स आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं जो चैप्टर से हैं, आपको खुद का पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ नहीं रखना। क्लियर। तो चलिए एक परफेक्ट आंसर देखते हैं कैसे कर सकते हो। Mandela always said that the political freedom was the result of sacrifices of thousands of black people who fought for that. नेल्सन मंडेला हमेशा कहते थे कि भाई ये जो फ्रीडम हमको मिली है वो इस वजह से मिली है क्योंकि thousands of साउथ अफ्रीकन या फिर thousands of black people थे जिन्होंने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस की, who fought for the freedom of साउथ अफ्रीका। तो ये हमेशा नेल्सन मंडेला जो है पॉइंट रखते थे। क्लियर। He said that it could not be repaid. उन्होंने कहा कि भाई ये जो है ना ये रीपे नहीं किया जा सकता, यानी कि वो तो भैया अपना सैक्रिफाइस करके फ्रीडम के लिए फाइट करके चले गए, बट दे आर नो मोर, तो वो रीपे कैसे होगा, राइट। दे आर नॉट देयर, तो आप किसी भी तरीके से वो वापस नहीं लौटा सकते उनकी लाइफ, वो सैक्रिफाइसेस। तो ये नेल्सन मंडेला का कहना था। He thought himself as the sum of all those African पेट्रियट्स। देखो हर एक पॉइंट यहाँ मेंशन करना चैप्टर से जो भी इससे रिलेटेड हो, ठीक है।
तो उन्होंने हमेशा ये कहा था कि मैं हमेशा मानता हूँ कि जितने भी साउथ अफ्रीकन पेट्रियट्स हैं मैं उन सबका सम हूँ, ठीक है, मैं अकेला नहीं हूँ कि मैं अलग हूँ पेट्रियट, बल्कि मैं तो इन सबका सम हूँ, ठीक है। तो यानी अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो वो सारे पेट्रियट्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं जिन्होंने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस की फॉर द सेक ऑफ फ्रीडम ऑफ द कंट्री। क्लियर। ही रिग्रेटेड दैट ही कुड नॉट थैंक देम, और उनको बहुत बुरा लगता था, रिग्रेट करते थे कि मैं उनको थैंक यू नहीं बोल पाया, कि थैंक यू फॉर फाइटिंग फॉर अ कंट्री, थैंक यू फॉर फाइटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ द पीपल, ठीक है। तो वो थैंक यू वो नहीं बोल पाए, तो इस चीज का हमेशा उनको रिग्रेट रहता था, उनको बहुत बुरा लगता था। क्लियर। He cursed the policy of apartheid that wounded the people of his country, which would take centuries to heal. ये भी चीज हमने देखी एक वन ऑफ द पैराग्राफ्स में, जहां पर नेल्सन मंडेला ने मेंशन किया था कि ये जो एपाथेड सिस्टम है, इट हैज क्रिएटेड अ प्रोफाउंड वुंड दैट वुड टेक ईयर्स, राइट, टू गेट ट्रीटेड। या फिर बोल सकते हो यहाँ पर कि नेल्सन मंडेला ने कहा था कि जो वुंड जो है क्रिएट किया है इस सिस्टम ने, जो हार्ट्स ऑफ पीपल में, राइट, वो इतनी जल्दी ट्रीट नहीं हो सकता, इट वुड टेक ईयर्स, अगर नहीं जनरेशंस नहीं तो एटलीस्ट इट विल टेक ईयर्स टू गेट यू नो प्रॉपर ट्रीटेड, राइट। तो ये चीज उन्होंने बोली थी, तो ये चीज आप यहाँ पे भी मेंशन कर रहे हो कि वो हमेशा कर्ज करते थे, पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड को हमेशा दोषी मानते थे कि भाई इसकी वजह से जो वुंड क्रिएट हुआ है लोगों में, राइट, पीपल ऑफ इस कंट्री में, इट वुड टेक व्हाट, सेंचुरीज टू हील, ईयर्स यानी बोल सकते हो सेंचुरीज, राइट। तो यहाँ पर वही चीज आपने मेंशन की है। तो एक परफेक्ट आंसर क्या हुआ यहाँ पर, आपने हर एक चीज जो पेट्रियट से रिलेटेड नेल्सन मंडेला ने बोला था वो आपने हर एक चीज यहाँ पर कवर कर दी। चाहो तो एज इट इज वो लाइंस भी लिख सकते थे, बट हमने थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया ताकि हमारा आंसर लगे वो। क्लियर। तो इस तरीके से आप आंसर करोगे इस टाइप के क्वेश्चन का। डन। ऑलराइट। नेक्स्ट पैराग्राफ जो आप बोलोगे यहाँ पर, ही ऑल्सो सेड that the oppression and brutality of the white people produced great freedom fighters. अब चैप्टर में वो फ्रीडम फाइटर्स, वो पेट्रियट्स का नाम मेंशन है, तो आप वो चीज भी तो मेंशन करोगे, तभी आपका लॉन्ग आंसर कंप्लीट होगा, राइट। क्योंकि वो लोगों को आपने मेंशन नहीं किया, इट मींस कि आपने आंसर वो है अधूरा छोड़ दिया, क्योंकि वो पेट्रियट्स की बात हुई तो पेट्रियट्स तो बताने पड़ेंगे, राइट। तो उन्होंने क्या किया था कि भाई इस ऑपरेशन और इस ब्रूटैलिटी, इस क्रूअल बिहेवियर की वजह से कुछ ऐसे लोगों का जन्म हुआ, और वो क्या है, फाइटर्स लाइक ओलिवर टम्बू, वॉल्टर फिस्सिस्लू, लुथली, डाडू, फिशर, सोबिक्वे एंड मेनी मोर। आप चाहो तो 2-3 नाम से यहाँ से याद कर लो और फिर आप मेनी मोर लिख दो, ठीक है, या फिर मेनी अदर्स। तो आपको जो भी लगे, आपको सारे नाम याद होते हैं, इट्स वेल एंड गुड, बट नहीं है याद कोई बात नहीं, जो याद करो प्रॉपरली याद करो, और वो नाम जो है मेंशन करके एंड मेनी मोर लिख सकते हो। क्लियर। दे वर द मैन ऑफ करेज, विजडम एंड लार्ज हार्टेडनेस। देखो यहाँ पर वर्ड जो चैप्टर में मेंशन्ड है वो है जेनरोसिटी, राइट, बट आप चाहो तो आप अपना मॉडिफिकेशन कर सकते हो, जो कि यहाँ पे किया है, राइट। क्या लिखा है, दे वर द मैन ऑफ करेज, विजडम एंड लार्ज हार्टेडनेस, दे रियली सफर्ड अ लॉट फॉर द पॉलिटिकल फ्रीडम ऑफ द कंट्री। क्लियर। तो लिख सकते हो, हेंस बिकॉज ऑफ दीज पेट्रियट्स ऑफ साउथ अफ्रीका द कंप्लीट कंट्री हैज फ्रीडम राइट नाउ, या फिर बिकॉज ऑफ द सैक्रिफाइसेस मेड बाय दी साउथ अफ्रीकन पेट्रियट्स, लाइक ये जो भी है मेंशन्ड अबव, द साउथ अफ्रीकन पीपल कैन लिव अ लाइफ विथ freedom, they are able to witness first democratic government and a non-racial government. Clear? तो आप चाहो तो इस तरीके से एंड कर सकते हो। Done? All right. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। What does Mandela mean to say that the oppressor and the oppressed alike are robbed of their humanity? देखो ऐसे क्वेश्चन से आ सकते हैं चैप्टर से, राइट, जहां आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या समझे इससे, कि जब नेल्सन मंडेला ने कहा था कि वो ऑपरेसर हो या वो ऑपरेस्ड हो, यानी जो डोमिनेट करता हो या जिसके ऊपर डोमिनेशन हो रहा हो, दोनों ही क्या हुए भाई, दे आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, यानी उनकी कहीं ना कहीं जो ह्यूमैनिटी है वो रॉब हुई है, चोरी हुई है, ठीक है। तो हमें पता है भाई, हमने क्या देखा था कि जो ऑपरेसर है वो हमेशा ये सब चीजें क्यों करता है, क्योंकि वो हेट्रेड से बंधा हुआ है, राइट, उसमें वो नफरत भरी हुई है, तो कहीं ना कहीं वो भी रेस्ट्रिक्टेड है, फ्री नहीं है। और ये जो ऑपरेसर है भाई, ऑपरेस्ड तो होगा ही, राइट, ऑपरेस्ड का तो ह्यूमैनिटी रॉब हुआ ही है, क्योंकि उसको कोई भी फ्रीडम नहीं है, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। तो ये था जो हम समझे थे। अब इसे एक प्रॉपर लॉन्ग आंसर में किस तरीके से लिखना है, चलिए देखते हैं। Mandela is right in saying that the oppressor and the oppressed alike are robbed of their humanity. अब जो क्वेश्चन में मेंशन किया है वही आपने इस तरीके से अग्री कर दिया कि भाई नेल्सन मंडेला बिल्कुल सही कहते हैं, राइट। तो आपने क्या किया है, एक तरीके से अपने जो मार्क्स डिवाइडेड होंगे ना, मार्किंग स्कीम होगी अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, उसमें से आई थिंक हाफ ऑफ द मार्क तो आपको यही मिल जाएगा जब आप इस क्वेश्चन की लाइन को ही बता दोगे, ठीक है। अब इसे हमें इलैबोरेट करना है, तो किस तरीके से करोगे, एवरीवन इज ऑब्लाइज्ड टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज वेदर पर्सनल और सोशल, बट विदाउट फ्रीडम अ मैन कैन नॉट
डू सो। हर किसी को जो है हक होता है कि वो अपनी हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कंप्लीट करे, अपने ऑब्लिगेशंस को डिस्चार्ज करे, बट जिसके पास फ्रीडम नहीं है वो इंसान ऐसा नहीं कर सकता। एंड ऑप्रेस्ड यानी जिसको डोमिनेट किया गया है, तो पहले हम उसी की बात करेंगे, राइट। एंड ऑप्रेस्ड इज रॉब्ड ऑफ हिज ह्यूमैनिटी बाय पुटिंग हिम बिहाइंड द बार्स एंड इल ट्रीटिंग हिम। अब आपको प्रूव करना पड़ेगा कि एक ऑप्रेसर और एक ऑप्रेस्ड जो है हाउ दे आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। तो सबसे पहले हमने बताया कि जो ऑप्रेस्ड है वो क्यों हम बोल रहे हैं कि भाई इज रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, बिकॉज क्योंकि उसको बिहाइंड द बार्स डाल दिया जाता है, उसको बहुत इल ट्रीट किया जाता था, टॉर्चर किया जाता था, ठीक है। The person who snatches this freedom of a man is really an oppressor and a prisoner of hatred. फिर हम आए किस पे, ऑप्रेसर पे, कि जो इंसान ये चीज कर रहा है, the one who is snatching the freedom of other person, उसे हम ऑप्रेसर कहते हैं, and that person is also robbed of the humanity. क्यों? Because he is a prisoner of हेट्रेड। यानी ऑप्रेस्ड तो प्रिजनर है ही क्योंकि उसको बिहाइंड द बार्स डाला ही है, बट एक ऑप्रेसर भी प्रिजनर है, किसका? हेट्रेड का। He has lack of humanity, so the oppressor is robbed of his humanity too. और यहाँ पर उसमें खुद भी इंसानियत नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसकी ह्यूमैनिटी भी रॉब्ड हुई है। इन शॉर्ट आप बोल रहे हो कि ऑप्रेसर को बिहाइंड द बार्स डालकर, उसको इल ट्रीट कर कर, उसकी डिग्निटी को चोट पहुंचाकर कहीं ना कहीं उसकी ह्यूमैनिटी रॉब करता है एक ऑप्रेसर। बट ऑप्रेसर भी क्योंकि किसी को इल ट्रीट कर रहा है, इसका मतलब उसमें ह्यूमैनिटी है ही नहीं, तो वो भी रॉब्ड है ऑफ हिज ह्यूमैनिटी। क्लियर? तो इसीलिए इस सेंटेंस को आप प्रॉपरली इलैबोरेट कर सकते हो और अग्री करते हो कि येस बोथ आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। Clear? All right. Next question is, describe the obligations which the author is talking about and also describe his feelings for them. हमें जो है दो obligations की बात की गई है वो बताना है, ठीक है, और उन obligations के लिए नेल्सन मंडेला के क्या पॉइंट ऑफ व्यूज थे वो भी बताना है। तो हमें पता है भी obligations क्या थे। एक obligation था for the family, parents, children, wife। दूसरा ऑब्लिगेशन था फॉर द पीपल, कम्युनिटी एंड कंट्री। दोनों ऑब्लिगेशंस को डिस्चार्ज करना हर एक की ड्यूटी है, बट जिसके पास फ्रीडम होता है वो बहुत नॉर्मली कर लेता है इनको डिस्चार्ज, बट जिसके पास फ्रीडम नहीं होता जैसे साउथ अफ्रीका में, तो कहीं ना कहीं उनसे एक ऑब्लिगेशन ही पूरा हो पाता है। और अगर जो दोनों ऑब्लिगेशंस को पूरा करने की कोशिश करता था साउथ अफ्रीका में, वो पर्सन को या तो पनिश कर दिया जाता था या फिर आइसोलेट कर दिया जाता था। तो ये सारे पॉइंट्स हैं हमारे पास, अब इनको एक प्रॉपर आंसर में हमें डालना है, ठीक है। सो इन द चैप्टर द ऑथर हैज टॉक्ड अबाउट टू ऑब्लिगेशंस, यहाँ लिख सकते हो ट्विन ऑब्लिगेशंस, ठीक है, ऑफ एवरी मैन। द फर्स्ट ऑब्लिगेशन इज टुवर्ड्स हिज फैमिली, पेरेंट्स, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। द सेकेंड इज टुवर्ड्स हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। चाहो तो लिख सकते हो टुवर्ड्स हिज पीपल, कम्युनिटी एंड हिज कंट्री, ठीक है। Being a social person, one has to fulfill these obligations. और जो भी इंसान भाई इस कम्युनिटी में रहता है उसको क्या बोलते हैं? सोशल पर्सन, राइट। तो उसको तो ये ऑब्लिगेशंस फुलफिल करने ही पड़ते हैं। बट बीइंग अ ब्लैक कलर्ड पर्सन, बट आप कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं, नेल्सन मंडेला का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि नॉर्मली तो कोई भी डिस्चार्ज कर लेता है ये ऑब्लिगेशंस, बट अगर कोई ब्लैक कलर्ड पर्सन है साउथ अफ्रीका में, यानी कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का शिकार है, a man was not free to perform his obligations and got punished if he tried to do that, ठीक है। Being a child, the author never thought of such obligations, but after he did so, he fought for the people and the country to be free. जब वो छोटे थे नेल्सन मंडेला, तब तो उनको कभी नहीं लगा कि भाई मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे ऑब्लिगेशंस पूरे करने जो मैं नहीं कर सकता। बट जैसे जैसे वो बड़े हुए तब उनको समझ आया भाई फ्रीडम तो है ही नहीं, और ये ऑब्लिगेशंस मुझे फुलफिल करना है, तो मुझे वो फ्रीडम चाहिए, राइट। तो ही सॉर्ट ऑफ स्टार्टेड फाइटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज कंट्री and enjoy the freedom of performing their duties, personal and social, ताकि वो अपने पर्सनल ऑब्लिगेशंस या फिर सोशल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर पाए। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया, जब उनको समझ आया कि भाई फ्रीडम है क्या, तब उनको लगा कि नहीं भाई आई हैव टू फाइट फॉर द फ्रीडम, और फिर उन्होंने ANC पार्टी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की टू फाइट फॉर द फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। क्लियर? तो इस तरीके से आपने ऑब्लिगेशंस भी बता दी और नेल्सन मंडेला की फीलिंग्स क्या थी वो भी बता दी। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट इज, what is the policy of apartheid? What was its impact on the blacks? apartheid की पॉलिसी क्या थी और उसका इम्पैक्ट क्या था ब्लैक पीपल पे? तो हमें पता है भाई एपार्थाइड का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम साउथ अफ्रीका में जो कि कलर, रेस, रिलीजन, इन पे बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करता था, राइट। फिर लिखा है कि इम्पैक्ट क्या था, तो भाई बहुत सारे इम्पैक्ट थे, सारे मेंशन कर सकते हो। सबसे पहले तो किसी को कोई फ्रीडम नहीं थी, राइट, अपने ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं कर सकते थे, करने की कोशिश करते थे तो दे वर प्रेजेंट और आइसोलेटेड। अगर कोई फ्रीडम था भी तो वो कर्टेल्ड था,
रिड्यूस्ड था, राइट। इसके अलावा बोल सकते हो कि भाई उनको बहुत ज़्यादा इल ट्रीट किया जाता था, उन्हें प्रिजन में डाल दिया जाता था, दे वर पुश्ड टू देयर लिमिट्स, राइट। तो इस तरीके से आप ये सारे रेस्ट्रिक्शंस मेंशन कर सकते हो इस आंसर में। चलिए, The racial discrimination by whites against blacks in South Africa was termed as the policy of apartheid. देखो ये पूरी डेफिनेशन में ना कुछ पॉइंट्स आपको मेंशन करने ही है, एक भी अगर आपने मिस कर दिया ना तो कंप्लीट डेफिनेशन नहीं होगी। क्या क्या देखो, आपको डिस्क्रिमिनेशन की बात करनी पड़ेगी, किस पे बेस्ड है वो बात करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, कौन करता है डिस्क्रिमिनेट? व्हाइट पीपल, किसे? ब्लैक पीपल को। कहाँ? साउथ अफ्रीका में। तो ये पांचों चीज अगर मेंशन करते हो तो ही आपकी डेफिनेशन जो है अपार्थाइड की वो एक कंप्लीट डेफिनेशन बनती है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ देखो रेशियल बात कर दिया आपने कि रेस के बेस्ड पे क्या हुआ? डिस्क्रिमिनेशन। किसके द्वारा? व्हाइट्स अगेंस्ट ब्लैक। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका पे। तो देखो 1 2 3 4 और ये 5, ये पांचों पॉइंट्स आपने मेंशन कर दिए तो जाके आपकी कंप्लीट डेफिनेशन बनी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द ब्लैक्स वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट्स। ब्लैक्स जो हैं उनको उनके राइट्स नहीं मिलते थे, दे वर डिप्राइव्ड ऑफ द राइट्स, यानी कि उनको जो राइट्स होते हैं नॉर्मल फ्रीडम्स वो उनसे छीन लिए गए थे। दे हैड नो फ्रीडम फॉर एजुकेशन और एंटरटेनमेंट ऑफ देयर चॉइस। उनको कभी भी अपनी मर्जी से कहीं पढ़ना भी होता था उसका भी फ्रीडम नहीं था, एजुकेशन का भी फ्रीडम नहीं था। दूसरी बात एंटरटेनमेंट, यानी अगर वो चाहते थे कि भाई हम यहाँ पर जाएं अपनी मर्जी से, हम रात को यहाँ पर रुकें, तो कोई भी चीज़ जो है वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकते थे। तो वो भले एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट हो, वो जो भी चीज़ें थी वो एक तरीके से रेस्ट्रिक्टेड थी उनके लिए। दे वर स्नैच्ड ऑफ देयर फ्रीडम्स। The blacks were tortured and so suffered badly at the hands of the whites. और ये जो blacks थे उनको बहुत टॉर्चर किया जाता था, उनको सफ़र करना पड़ता था at the hands of whites, यानी कि white people जो हैं वो इनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे, इल ट्रीट करते थे, एंड इसी वजह से उनके पास कोई फ्रीडम भी नहीं थी, ठीक है, क्योंकि कोशिश भी करते थे तो क्या होता था कि इल ट्रीटमेंट मिलता था। They faced oppression and brutality. It created a deep and lasting wound in his country and its people. It would take generations to recover from that profound wound. I would say generations मत लिखो, years लिखो. It would take years. ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो कि भाई ये चीज़ कि उन्होंने जो है ऑपरेशन और ब्रूटैलिटी फेस की थी, यानी कि ऑप्रेस्ड हुए, वो बुरा ट्रीटमेंट होता था, क्रूअल बिहेवियर उनको देखने को मिलता था। ये सारे पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं, ठीक है। फिर आप बोल रहे हो कि इसकी वजह से एक बहुत ही गहरा और बहुत टाइम तक रहने वाली चोट, वूंड जो है डेवलप हुआ था, और इसलिए क्या हुआ कि इट वुड टेक ईयर्स कि ये जो वूंड है वो ठीक हो पाए, भर पाए, यानी कि भले ही फ्रीडम मिल गया बट कहीं ना कहीं वो जो इल ट्रीटमेंट है वो तो रहेगा ही ना दिमाग में, तो उसको भी भरने में जो है बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए ये जो अपार्थाइड सिस्टम था वो बहुत ही बुरा, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर था, इसीलिए कहा जाता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्या है और ब्लैक्स को क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते थे वो भी यहाँ पर बहुत क्लियरली मेंशन कर दिया। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द वैल्यू ऑफ फ्रीडम for the human beings and how it is important for the growth of civilization and humanism as described in the lesson Nelson Mandela Long Walk to Freedom. ये है आपका sort of बोल सकते हो value based question, और इस टाइप के ही questions आपको expect करने हैं आपके exams में, जहां आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रख पाओ इन एडिशन टू व्हाट इज मेंशन इन द चैप्टर। क्या बोला है कि भाई आपको वैल्यू बतानी है फ्रीडम की, फ्रीडम की कीमत क्या है फॉर द ह्यूमन बीइंग्स and how it is important for the growth of civilization and humanism, और किस तरीके से एक इंसानियत के तौर पे, ह्यूमैनिटी के तौर पे ग्रोथ के लिए फ्रीडम की ज़रूरत होती है, वो आपको मेंशन करना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे चैप्टर का मतलब भी बता दिया, भाई चैप्टर का नेम बता दिया है, तो आपको नेल्सन मंडेला के चैप्टर के टर्म्स में ही इसका आंसर देना है। ऑल्सो यू हैव टू कीप योर पॉइंट ऑफ व्यूज रिगार्डिंग कि कैसे फ्रीडम की वैल्यू होती है फॉर द ह्यूमन बीइंग्स। क्लियर? चलिए एक आंसर देखते हैं। Everybody, whether human or other creatures, wants to live free as freedom is natural to all living beings. इससे अच्छी I don't think beginning हो सकती है जहां आप ये बता दो कि फ्रीडम ज़रूरी है और क्यों है, ठीक है। क्या लिखा है कि भले वो ह्यूमन हो या अदर कोई भी क्रीचर हो, वो एनिमल हो, वो बर्ड हो, कोई भी क्रीचर हो, हर किसी को फ्रीडम या फिर फ्रीली रहना पसंद है। क्यों? क्योंकि फ्रीडम जो है वो नेचुरल है हर किसी के। जैसे कोई छोटा बच्चा है तो उसको आप बंद करके नहीं रख सकते एक जगह, राइट, उसको फ्री रहना पसंद है, ही वांट्स टू क्रॉल एवरीवेयर, हर जगह वो क्रॉलिंग करता है। क्यों? क्योंकि दैट इज नेचुरल, उसको सिखाने की जरूरत नहीं कि आपको फ्रीडम है, उसको वही पता है, वो नेचुरली आता है कि यार मुझे कहीं पे भी मैं घूम सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता, राइट। तो वो फ्रीडम जो है वो नेचुरल होता है हर ह्यूमन बीइंग्स के लिए, तो ये चीज़ आपने यहाँ मेंशन कर दी, इसीलिए ज़रूरी है फ्रीडम फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। The value of freedom is better known to that human being who has not tasted it till he gets it. और वैल्यू ऑफ फ्रीडम जो है वो उसी को समझ आती है जिसको कभी फ्रीडम मिली ही ना हो,
राइट। अगर हर कोई जो है रेस्ट्रिक्शन में रहा है और उसको जब फ्रीडम मिल जाती है, जैसे साउथ अफ्रीका के ब्लैक पीपल रेस्ट्रिक्शंस में रहे बट उनको जब फ्रीडम मिली तब उनको समझ आया कि भाई फ्रीडम क्या है, राइट। दे वुड हैव एंजॉयड इट, वैल्यू पता चली होगी। बट जैसे ऑलरेडी फ्रीडम मिला है, जैसे अपन को हर चीज़ का फ्रीडम है, राइट। हम उस टाइम पे नहीं है जब महात्मा गांधी फॉट फॉर अस, तो वहाँ उस टाइम पे अगर अपन होते तो ये फ्रीडम अपन एंजॉय करते। बट राइट नाउ जो हमारे पास फ्रीडम है वो हमें उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं पता, क्यों? क्योंकि वी हैव नेवर टेस्टेड द रेस्ट्रिक्शंस। क्लियर? तो यहाँ क्या लिखा है कि वैल्यू ऑफ फ्रीडम उस ह्यूमन बीइंग को ज्यादा अच्छे समझ आता है जिसने कभी भी फ्रीडम को टेस्ट नहीं किया हो, यानी कि फ्रीडम में वो रहा ना हो। ठीक है। A person who is changed with the limits and not allowed to perform his duties freely values freedom more than anyone else. जिस इंसान को चेन्स में रखा जाता है, चेन्स में मतलब ऐसे नहीं चेन से बांध दिया, यानी कि कुछ लिमिटेशंस होते हैं, ठीक है, और उसे अलाउ नहीं होता हर चीज़ अपने हिसाब से करने का, फ्रीडम नहीं होता, तो उस इंसान को जब फ्रीडम मिल जाती है, अपनी ड्यूटीज़ जो है वो फ्रीली इंजॉय कर सकता है, ऑब्लिगेशंस परफॉर्म कर सकता है, वो पर्सन को वैल्यू ऑफ फ्रीडम ज़्यादा अच्छे से समझ आती है। क्लियर? ऑलराइट। फॉर इंस्टेंस, अब देखो आपने बिगनिंग में तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया, क्योंकि बिगनिंग का जो पार्ट है क्वेश्चन का उसमें आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। बट धीरे धीरे आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि नेल्सन मंडेला के चैप्टर के टर्म्स में बात कीजिए, तो अब अपन चैप्टर की बात नहीं करेंगे तो हमारे आधे मार्क्स चले जाएंगे, ठीक है, कंप्लीट नहीं होगा आंसर। तो अब नेल्सन मंडेला के चैप्टर के हिसाब से हमें बताना है कि फ्रीडम कितनी इंपॉर्टेंट है। सो फॉर इंस्टेंस, द वैल्यू ऑफ फ्रीडम इज नोन बेटर टू मंडेला who remained behind the bars most of his life। जैसे अगर हम कुछ टाइम लेके ये देखें कि वैल्यू ऑफ फ्रीडम उसको समझ आई होगी जैसे कि मंडेला है, राइट, नेल्सन मंडेला है, जैसे क्यों? क्योंकि उनको अपनी आधी ज़्यादा लाइफ तो प्रिजन के पीछे ही बितानी पड़ी, 30 ईयर्स ऑफ लाइफ, समझते हो? तो 30 ईयर्स ऑफ लाइफ या फिर मोस्ट ऑफ द ईयर्स बोल सकते हो, उन्होंने अपनी लाइफ जो है वो प्रिजन में बिताई, राइट। तो यहाँ पर उनको वैल्यू ऑफ फ्रीडम ज़्यादा अच्छे से समझ आ रही होगी। Think about a bird or animal which is caged, as they have the habit of living with full freedom, but in the cage they are not free and the conditions are very pitiable। अब देखो, this is more intelligent answer, क्यों? क्योंकि देखो इस चैप्टर में आपको एक पोएम भी मेंशन है, अ टाइगर इन द जू, राइट। उस पोएम में आपको क्या बताया हुआ है कि फ्रीडम कितनी जरूरी है इवन फॉर एन एनिमल। तो आप यहाँ पर वो भी पॉइंट बोल सकते हो कि अगर हम ऐसा सोचें किसी बर्ड और एनिमल को हम केज में रखते हैं तो वो भी फ्रीडम जो है वो डिमांड करते हैं, यानी दे कैन ऑल्सो नॉट लिव इन अ केज, राइट। तो उनको जब फ्रीडम जो है हैबिट होती है उनको फुल फ्रीडम के साथ रहने की, तो जब आप केज में बंद कर देते हो तो वो फ्री नहीं होती और उनकी कंडीशंस जो है बहुत पिटिएबल होती है, यानी पिटी लगता है, बहुत बुरा लगता है उनके लिए कि वो ऐसी कंडीशंस में रहते हैं। सिमिलरली लाइफ बिकम्स अ हेल इफ वी आर डिप्राइव्ड ऑफ फ्रीडम, और उसी तरीके से किसी ह्यूमन बीइंग की लाइफ भी जो है हेल हो जाती है, यानी बहुत बुरी हो जाती है अगर उनको फ्रीडम नहीं मिलता। देयर इज नो ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन एज इट ग्रोज ओनली व्हेन वन हैज फ्रीडम। और जो क्वेश्चन में पूछा है कितना इंपॉर्टेंट है सिविलाइजेशन के ग्रोथ के लिए, तो आपने यहाँ लिख दिया कि भाई सिविलाइजेशन की ग्रोथ होगी ही नहीं अगर फ्रीडम नहीं होगा। सिमिलरली ह्यूमैनिज्म ग्रोज इन द एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रीडम, और उसी तरीके से ह्यूमैनिज्म भी सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम के एटमॉस्फेयर में ही ग्रो करता है। तो दिस वॉज द कंप्लीट आंसर, जहां आपने ये भी बता दिया व्हाट इज वैल्यू ऑफ फ्रीडम, बाकी क्रीचर्स, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स सबसे रिलेट करके। दूसरी बात आपने ये बता दिया कि सिविलाइजेशन ह्यूमैनिज्म की ग्रोथ के लिए फ्रीडम बहुत ज़रूरी है। एंड द थर्ड थिंग जो आपने बता दिया वो ये था कि भाई नेल्सन मंडेला के चैप्टर में भी फ्रीडम की कैसे बात हो रही है। क्लियर? दिस वाज द कंप्लीट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, discuss the scene of the inauguration ceremony. Who took oath in the ceremony? Why is the inauguration called a historic occasion for South Africa? देखो ये होते हैं आपके मल्टीपल पार्ट्स में क्वेश्चंस, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, बाइफर्केट करना है कि किस क्वेश्चन में आपको कितना कितना मेंशन करना है। तो ऐसा ना हो कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया और फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट कर चुके हो लिखना और आपको लगता है नहीं यार मुझे यहाँ का एक पॉइंट था जो मैं बताना है, ठीक है। तो क्या करना है आपको प्रॉपर्ली अपने दिमाग में, ब्रेन में एक आउटलाइन बना लेनी है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो मुझे मेंशन करनी है हर एक पार्ट के लिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको सीन है तो आपको सब बताना पड़ेगा। सीन यानी कि कैसा दिख रहा था, राइट, क्या जो सेरेमनी थी कहाँ पर हो रही थी, प्रिटोरिया में, यूनियन बिल्डिंग, एम्फी थिएटर, ठीक है। फिर आप यहाँ पे बता सकते हो कि बहुत सारे लोग आए थे, राइट, तो आप ये थोड़ा बहुत बता सकते हो इन द सीन। नेक्स्ट आपको क्या बताना है, हु टुक ओथ, कौन किस किस ने ओथ ली भाई, तो 3 लोगों की बात हुई है, एक नेल्सन मंडेला, एक मिस्टर डी क्लर्क और एक थाबो मेकी, राइट। एक सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट एंड द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो इन तीनों की बातें आपको यहाँ करनी है। नेक्स्ट पूछा है कि इनॉग्रेशन को एक हिस्टोरिक ओकेशन क्यों बोला है भाई, क्योंकि सबसे पहली बार ऐसा हो रहा था कि एक फेयरली और इलेक्टेड गवर्नमेंट आई थी बाय द पीपल।
फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ रही थी साउथ अफ्रीका की, फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट आ रही थी साउथ अफ्रीका की, एंड ऑल्सो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन रहा था साउथ अफ्रीका का। तो इतनी सारी चीज़ें फर्स्ट हो रही थी, इसीलिए क्या था, एक हिस्टोरिक, जब भी कोई चीज़ फर्स्ट होती है तो वो हिस्ट्री में आ जाता है, राइट, हमेशा के लिए, उसी को आप बोलते हो हिस्टोरिक मोमेंट। तो आपने क्या बोला यहाँ पर कि ये जितनी भी चीज़ें आप बताओगे कि फर्स्ट टाइम ये हुआ था, दैट वुड गिव यू द आंसर ऑफ द थर्ड पार्ट कि व्हाई इट इज नोन एज द हिस्टोरिक ओकेशन इन साउथ अफ्रीका। क्लियर? चलिए तो आंसर करते हैं सबसे पहले कि सीन क्या था, किस दिन हो रहा था, कहाँ हो रहा था, क्यों हो रहा था, वो सब मेंशन कर सकते हो इस पार्ट में। चलिए, इट वॉज द ब्राइट एंड क्लियर डे ऑफ 10th May 1994। बिगिन कहाँ से कर रहे हो कि भाई कहाँ से, किस दिन हुआ, किस तरीके का दिन था उस दिन, राइट, क्योंकि आपको सीन बताना है, एग्जामिनर को वो चीजें दिखनी चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या बोला, ब्राइट क्लियर डे, किस दिन, 10th May 1994। The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheater in Pretoria। कहाँ हुआ वो प्लेस आपने बता दिया, तो दिस वॉज द सेकेंड पॉइंट जो आप इस सीन को मेंशन करते हो बता रहे हो। The most famous world leaders and representatives gathered there। कौन कौन आया था भाई सीन में, क्या कितने लोग थे, कौन था वो भी दिखेगा, राइट। कितने लोग की बात नहीं हुई है, बट हमें ये जरूर पता है कि कौन कौन आया था। तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर कि सबसे ज्यादा फेमस वर्ल्ड लीडर्स जो थे और जो डिग्निटरी थे या रिप्रेजेंटेटिव्स थे अलग अलग कंट्रीज के, वो भी वहां आए थे। द जनरल्स एंड पुलिस ऑफिसर्स वर ऑल्सो देयर। फिर हमने देखा था कि जो साउथ अफ्रीका के जनरल्स थे और जो पुलिस थे वो सब भी अपने रिस्पेक्ट पे करने के लिए आए थे। दे हैड मेडल्स एंड रिबन्स ऑन देयर चेस्ट। देख रहे हो कितनी तरीके से हम एक सीन क्रिएट कर रहे हैं ताकि एग्जामिनर को सब कुछ दिखे। South African jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings। ठीक है, तो यहां तक आपने ये फर्स्ट पार्ट का आंसर दे दिया है कि जो क्या है, सीन ऑफ इनॉग्रेशन। ठीक है, दिन कौन सा था, डेट बता दिया आपने, कहां पर हुआ वो बता दिया, कौन कौन लोग आए थे वो बता दिए। ठीक है, तो इस तरीके से, और जो ऊपर जेट और हेलीकॉप्टर्स, इनकी मदद से जो नेशनल फ्लैग के स्मोक कलर्स थे, राइट, उनके ट्रेल्स बनाए जा रहे थे इन द शेप ऑफ शेवरॉन, वी, वो सब भी चीजें आप यहाँ पे बता सकते हो। क्लियर? वो हो जाएगा आपका कंप्लीट आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है भाई, 3 लोगों की बात करनी है जिन जिन ने ओथ ली। तो फर्स्ट किसने ली थी, सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट ने सबसे पहले ओथ ली थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर डी क्लर्क, देन थाबो बेकी एंड देन नेल्सन मंडेला टुक द ओथ। चाहो तो यहाँ पर और अच्छे से इसे इलैबोरेट कर सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर डी क्लर्क, द सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, then Mr. Thabo Mbeki, the first deputy president of South Africa, and then Nelson Mandela, the first black president of South Africa, took the oath। क्लियर? तो ये थोड़ा और इलैबोरेट हो जाएगा कि इनकी पोजीशंस क्या थी, किस चीज के लिए इन्होंने ओथ ली थी, दैट वुड बी मोर एप्रोप्रिएट। यहाँ पे पोजीशंस भी मेंशन कर दो। क्लियर? ऑलराइट। फिर है कि इनॉग्रेशन सेरेमनी को हिस्टोरिक मोमेंट क्यों बोलते हैं, राइट। सो द इनॉग्रेशन कैन बी कॉल्ड अ हिस्टोरिक ओकेशन फॉर साउथ अफ्रीका एज ऑन दिस डे द फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वाज इंस्टॉल्ड। क्योंकि ये ही वो दिन था जिस दिन सबसे पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इंस्टॉल्ड हुई थी, राइट। तो क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हुआ था तो क्या हुआ, एक हिस्टोरिक मोमेंट। It was an end of more than 3 centuries of the white rule। जो 3 centuries से white people का rule चल रहा था, domination चल रहा था, उसका ही क्या था, end था उस दिन। Clear? Now Nelson Mandela became the first black president of South Africa। Again ये जो first की बात हुई है ना, यही तो बता रहा है historic occasion। तो सबसे पहली democratic government आई थी, सबसे पहले black president बन रहे थे साउथ अफ्रीका के, इसीलिए this inauguration ceremony was the historic occasion for the South African people। Clear? All right, so this was the complete answer for the question 7. Next question is, what were Mandela's opinions about the first and the last decades of the 20th century? भाई मंडेला ने क्या बताया आपको कि जो फर्स्ट डेकेड था तब वाइट पीपल लोग जो है उन्होंने पैचअप कर लिया, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चालू कर दिया, जितने भी ब्लैक पीपल थे दे वर टॉर्चर्ड, इल ट्रीटेड, राइट। और फिर जो लास्ट डेकेड था तब इनके क्या थे भाई, 8th डेकेड एज अ पर्सन, तब क्या हुआ, एक तरह से ये सिचुएशन ओवरटर्न हो गई, सब रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस एंड हो गए, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ। Why does he say on the day of inauguration that he was
overwhelmed with a sense of history. Very nice question. यहाँ पे आपसे पूछ लिया है कि क्यों ऐसा बोला उन्होंने, नेल्सन मंडेला ने, कि I am overwhelmed with the sense of history, right? क्यों? क्योंकि जब उन्होंने हिस्ट्री की सारी चीज़ें सोची कि भाई किस तरीके से वो जो सिचुएशन थी और उसकी बिल्कुल उल्टी सिचुएशन अभी हुई है जो एकदम से अनइमेजिनेबल थी, राइट? एकदम से हर कोई कोशिश करता है बट ऐसा नहीं होता कि हो जाएगा, तो इस तरीके से वो ओवरवेल्म्ड हो गए थे उस सेंस ऑफ हिस्ट्री से. चलिए इसका आंसर देखते हैं. On the day of the inauguration, the speaker's mind went back to history. He remembered that during the first decade, when the whites ruled over South Africa and they made a discrimination against the blacks. क्या हुआ था भाई, नेल्सन मंडेला एकदम से बात करते करते उस हिस्ट्री के टाइम में चले गए. फिर उन्होंने याद किया कि भाई उनको याद आया कि जो फर्स्ट डेकेड था 20th सेंचुरी का, तब जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चलता था और वाइट पीपल यूज्ड टू डोमिनेट, इल ट्रीट, टॉर्चर द ब्लैक पीपल. They built a system of racial discrimination against the blacks. चाहो तो यहाँ नाम लिख सकते हो. They built a system called apartheid of racial discrimination against the blacks. Their behavior was full of cruelty. They meted out inhuman treatment to the blacks. वो क्या करते थे, पूरी तरीके से एक inhuman treatment देते थे. They used to met an inhuman treatment to the people, to the black people. Clear? But now, अब देखो इतना सब कुछ हमने सिर्फ ये नहीं बताया कि हुआ क्या था, हमने सब चीज़ें बता दी. क्या? एक तो डिस्क्रिमिनेशन वाला सिस्टम था अपार्थाइड. दूसरी बात, यहाँ पर लोगों को जो है डोमिनेट किया जाता था, लोगों पे उनको इल ट्रीट किया जाता था, बुरी तरीके से व्यवहार किया जाता, इनह्यूमेन जो है बिहेवियर था. अब इन चीज़ों को आप अच्छी तरीके पॉजिटिव वर्ड्स यूज करते हुए लास्ट डेकेड को समझाओगे, ठीक है. बट नाउ, यानी कि जो लास्ट डेकेड है, इन द लास्ट डेकेड ऑफ दिस सेंचुरी, दिस क्रूअल सिस्टम वाज ओवरटर्न. ये सिस्टम क्या हो गया, ओवरटर्न हो गया, उल्टा हो गया. नाउ अ न्यू सिस्टम replaced it. Clear? All right. It was the first democratic government of South Africa. Right? अब किस तरीके से सिस्टम, जैसे हम बात कर रहे हैं लास्ट डेकेड की और यहां हम बात कर रहे हैं फर्स्ट डेकेड की, तो क्या बोलोगे, यहां पर अपार्थाइड था, डिस्क्रिमिनेशन था. यहां क्या था, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, राइट. फिर यहाँ पे क्या होता था, क्रूअल बिहेवियर होता था, जो ब्लैक पीपल थे वो डिस्क्रिमिनेट होते थे. बट यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर तो बिल्कुल ही लोगों को फ्रीडम मिल गई, डिस्क्रिमिनेशन बंद हो गया, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई, नॉन रेशियल गवर्नमेंट आ गई. तो इस तरीके से आपने क्या किया है, एक डिफरेंस बताया है और वही आपको इस आंसर में बताना है. तो लास्ट डेकेड में हम क्या बता रहे हैं कि फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, लोगों को इल ट्रीट नहीं किया जाता था, अब लोग फ्री थे, ठीक है. Now there will be no discrimination on the basis of color. That is why on the day of the inauguration he was overwhelmed with a sense of history. और जिस तरीके से उनने देखा कि कैसी सिचुएशन थी और किस तरीके से ओवरटर्न हुई है सिचुएशन, ये सोचते हुए नेल्सन मंडेला was overwhelmed with the sense of history on the day of inauguration. क्लियर? क्योंकि भाई इस तरीके से ओवरटर्न हो जाना, वो जो खुशी होती है कि हाँ किस तरीके की सिचुएशन थी उसको बिल्कुल ही चेंज कर दिया, थोड़ा बहुत नहीं कंप्लीट चेंज कर दिया है, इसलिए he was overwhelmed with the sense of history. क्लियर? ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. What ideas does Mandela have about courage, love and hate? अब आपको यहाँ courage में तो सारी चीजें बतानी पड़ेंगी कि courage वो नहीं होता which is absence of fear, it is conquer the fear, right? Brave man वो नहीं होता the one who does not has fear or one who is not afraid, but the one who has courage to conquer the fear, who has got triumph over it. ठीक है, तो courage और brave man की पूरी लाइन्स आपको बतानी है. फिर love और hate की बात कैसे बताई थी कि भाई जो love है वो बहुत naturally आता है, जिस इंसान को hate करना सिखा सकते हो उसको love करना भी सिखा सकते हो, right? तो ये सारी चीजें आपको इस आंसर में मेंशन करनी है. चलिए, according to Mandela, he learned the meaning of courage from his कॉमरेड्स. अब ये जो मतलब था करेज का वो उन्होंने कहाँ से सीखा, उन्होंने उन लोगों से सीखा जो इनके साथ फाइट कर रहे थे फॉर द फ्रीडम, राइट. दे स्ट्रगल्ड वेरी हार्ड फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री. दे डिड नॉट केयर फॉर देयर लाइव्स, दे सैक्रिफाइस्ड एवरीथिंग फॉर देयर पीपल एंड देयर कंट्री. ऐसा नहीं था कि इनको डर नहीं था किसी चीज़ का, बिल्कुल डर था, बट वो उस डर पे काबू पा चुके थे और अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करने के लिए भी तैयार हो गए फॉर द फ्रीडम ऑफ द कम्युनिटी एंड द कंट्री. दे डिड नॉट ब्रेक बिफोर द ब्रूटैलिटी ऑफ द ऑप्रेसर्स. वो कभी भी नहीं टूटे कि भाई इतना बुरा व्यवहार होता था, टॉर्चर होता था, राइट, क्रूअल बिहेवियर होता था, देन टू दे वुड हैव गिवन अप, बट उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया, वो जो है डट के सामना करते रहे ऑफ द ऑप्रेसर्स, और यही होता है रियल करेज. दे शोड दैट फुल स्ट्रेंथ. So Mandela learned courage from
them, ठीक है. To him, courage means not the absence of fear, but the triumph over it or the victory over it. जो आपको लिखना आप लिख सकते हो. The brave man is one who conquers fear. No man is born hating another man due to color or religion. देखो यहाँ तक आप इस पार्ट का आंसर दे रहे हो जो कि है करेज, ठीक है. तो यहाँ पर आपने क्या मेंशन किया, सबसे पहले तो कि जो भी मानना था मंडेला का करेज के बारे में, तो वो सीखे कहाँ से थे, वो आपने बता दिया कि नेल्सन मंडेला ने अपने कॉमरेड से सीखा था कि भाई करेज क्या होता है. उन लोगों ने हमेशा स्ट्रगल किया, कभी भी गिव अप नहीं किया. दे फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री एंड दे गिव अप देयर लाइफ, राइट. फिर लिख रहे हैं कि मंडेला लर्नड द रियल मीनिंग ऑफ करेज फ्रॉम देयर कॉमरेड्स, दैट करेज इज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर बट द विक्ट्री ओवर इट और ट्रायम्फ ओवर इट. अ ब्रेव मैन इज नॉट द वन हु इज फियरलेस बट द वन हु हैज द करेज टू फाइट विद द फियर और कॉन्कर हिज फियर, ठीक है. तो यहाँ तक आपने अपना आंसर करेज के बारे में दे दिया. अब हमें बताना है लव और हेट के बारे में. No man is born hating another man due to the color or religion. कोई भी इंसान जो है दूसरे इंसान को हेट करने से पैदा नहीं होता, राइट. कि पैदा होते ही हम समझ जाता है भाई दिस पर्सन इज ब्लैक तो आई वुड हेट दैट पर्सन, राइट. द बेबीज डोंट नो दैट. तो आप जब बॉर्न होते हो तब आप सीख के नहीं आते हो कि हेट क्या होता है. क्लियर. इसी के कंटिन्यूएशन में लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन हेट. ज्यादा नेचुरली क्या आता है टू ह्यूमन हार्ट, लव नॉट हेट. क्योंकि लव इज समथिंग जो ऑलरेडी है नेचुरली सबके दिमाग में, गुडनेस होती है हर किसी में, बस वो जो हेट है वो सीखते हो समय के साथ, वो नेचुरली आता नहीं है. अकॉर्डिंग टू मंडेला बोथ द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड आर द प्रिजनर्स ऑफ हेट्रेड. No one can become happy after taking away others' freedom. और नेल्सन मंडेला का मानना है कि भाई हर कोई जो है इस हेट्रेड से जुड़ा हुआ है, हर कोई चेन से बंधा हुआ है हेट्रेड, भले वो ऑप्रेसर हो या ऑप्रेस्ड हो. और जो भी इंसान किसी का फ्रीडम स्नैच करता है दैट पर्सन कैन नेवर बी हैप्पी. तो इस तरीके से उन्होंने अपना लव और हेट के बारे में बात बताया. चाहो तो एट द एंड ये भी लिख सकते हो कि नेल्सन मंडेला हैज ब्यूटिफुली सेड दैट द गुडनेस इन ह्यूमन, द फ्लेम ऑफ गुडनेस in human beings can be hidden but not extinguished, which means that every human being has the sense of goodness, kindness, humanity in them. It's just the condition or circumstances that the person choose to love or hate someone. क्लियर. तो इस तरीके से आप इस आंसर को एंड भी कर सकते हो. डन. जितने मॉडिफिकेशन अभी कर सकते हो उतने करने की कोशिश करो ताकि फाइनल एग्जाम्स के लिए आपको एक प्रॉपर आंसर पता हो कि मुझे किस तरीके से क्या क्या आंसर्स मेंशन करने हैं. क्लियर. ऑल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. What differences came in Mandela's opinion about the meaning of freedom when he was a little boy and when he became young? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जरूर, बहुत चांसेस इसके आने के, राइट. क्या कि नेल्सन मंडेला ने दो कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशंस की बात की है. जब वो छोटे थे उनके लिए फ्रीडम अलग चीज थी, बट जब वो यंग मैन बने, बड़े हो गए, तब उनके लिए फ्रीडम क्या था रियल वो उनको समझ आया, राइट. क्योंकि ये तो इल्यूजन था. उन्होंने बोला जो मैं बचपन में मुझे फ्रीडम लगता था एक ट्रांजिटरी फ्रीडम था, टेम्पररी फ्रीडम था, इल्यूजन था, राइट, जो रियल नहीं था, राइट. तो ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेगी एंड देन आप यंग मैन के टाइम के बता सकते हो कि उनको समझ आया कि जितने भी लोग मेरे जैसे दिखते हैं उन सभी को फ्रीडम नहीं है, एवरीबडी स्नैच्ड ऑफ देयर फ्रीडम्स, और रियल फ्रीडम क्या है वो उनको फिर बाद में समझ आया. तो इस तरीके से आपको मेंशन करना है. चलिए. सो देयर वर मेनी डिफरेंसेस इन मंडेलाज ओपिनियन about the meaning of freedom when he was a little boy and when he became young. तो प्रॉपरली आपको आंसर स्टार्ट करने की कुछ लाइन्स होनी चाहिए. ऐसा नहीं आप डायरेक्ट बिगिन कर दो कि when he was young वो ऐसे सोचते थे, जब वो बड़े हुए नहीं. एक लाइन चालू करो. जैसे यहाँ हमें पता है कि हमें डिफरेंट ओपिनियंस बताने हैं मंडेला के, जब वो छोटे थे और जब वो यंग मैन थे, तो आपको बताना पड़ेगा ऐसा कि भाई देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंस, right, between what Mandela thought freedom was when he was young, when he was small child, and then when he became young, what freedom meant to him was totally different. इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हो और अपने लाइंस स्टार्ट कर सकते हो. नेक्स्ट. While he was a little boy, अब आपको बताना है जब वो छोटे थे तो फ्रीडम क्या था, जब वो बड़े हुए तो फ्रीडम क्या था. So while he was a little boy, the meaning of freedom was to run in the fields and to swim in the streams. जब वो छोटे थे तो उनको लगता था कि मैं अपनी फील्ड्स में जो हूँ अपने मर्जी से घूम फिर सकता हूँ, मैं कभी भी चाहूँ तो क्लियर स्ट्रीम जो मेरे विलेज से फ्लो करती है वहाँ पे स्विम कर सकता हूँ. आई कैन रोस्ट मीलीज अंडर द स्टार्स व्हेनेवर आई वांट, राइट. आई कैन राइड द बैक्स ऑफ द स्लो मूविंग बुल्स. तो ये सारी चीज़ें क्या थी उनके लिए फ्रीडम थी व्हेन ही वाज अ स्मॉल बॉय. When he became young, तो यहाँ पर आप ये सब चीज़ें ऐड कर सकते हो. आप मीलीज की बात ऐड कर सकते हो, आप बुल्स की बात ऐड कर सकते हो. डोंट मिस एनीथिंग, ठीक है. कभी मिस मत करो, जो चीज़ें दी हैं सब कुछ मेंशन करो यहाँ पे, ठीक है. सो व्हेन ही बिकेम यंग, फिर जब वो बड़े हुए तो उनको क्या समझ आया, ही रियलाइज दैट हिज फ्रीडम वाज एन इल्यूजन. और फिर उनको जाके रियलाइजेशन हुआ जब वो बड़े हुए कि भाई ये जो फ्रीडम थी मेरी वो तो एक इल्यूजन था, यानी ये सब कुछ तो क्या था, अनरियल था जो मैं सोच रहा था, राइट.
Now he had realized that not only his freedom but also others' freedom had been seized. और फिर उनको धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे ही फ्रीडम पे रोक है, मेरे को ही रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं, बल्कि जो भी लोग मेरे जैसे दिखते हैं, अदर लोग जो हैं, उनको भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, फ्रीडम नहीं है. सो ही फेल्ट अ हंगर फॉर फ्रीडम नाउ. और फिर जाके उनको वो हंगर फॉर फ्रीडम लगा, यानी कि फ्रीडम मुझे चाहिए, उस चीज़ की भूख, उस चीज़ की हंगर जो है उनमें बढ़ गई. He wanted that all the people of his country should live with self-respect. They must do what they liked. और फिर उनको लगा कि नहीं भाई, जो भी मेरे लोग हैं कम्युनिटी के, कंट्री के, उन सबको हक है कि वो अपने हिसाब से रहें. राइट, दे डू वॉट दे लाइक, ना कि दे शुड डू वॉट वाइट पीपल लाइक. तो ये चीज़ जो थी, सेंस ऑफ रियल फ्रीडम जो था, वो उनको समझ आया जब वो एक यंग मैन बने. एंड स्लोली एंड स्टेडली ही रियलाइज, ही joined the ANC party, African National Congress Party, and then fought for the freedom of the people of the country. Clear? तो इस तरीके से जो है हमने लिटिल बॉय और यंग की जो भी डिफरेंसेस थे वो बता दिए. यहाँ पे आपको यंग मैन, लिटिल बॉय में 4 चीजें मेंशन करनी है. सबसे पहले रन इन द फील्ड्स, दूसरा कैन स्विम इन द स्ट्रीम विच फ्लोज थ्रू द विलेज, थर्ड इज कैन रोज द मीलीज अंडर द स्काई, एंड फोर्थ इज कैन राइड ऑन द बैक ऑफ द स्लो मूविंग बुल्स. तो ये चारों चीजें मेंशन करनी है. फिर आपको आगे जाके बताना है यंग मैन के टाइम उनको कैसे रियलाइजेशन हुआ. क्लियर? ऑल राइट. Next question is, Nelson Mandela is the true hero of the South Africa's freedom movement. Discuss. क्या बोला है भाई? एक लाइन दे दी है और आपको इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है कि नेल्सन मंडेला जो है वो ट्रू हीरो थे ऑफ द साउथ अफ्रीकाज फ्रीडम मूवमेंट, यानी कि जो फ्रीडम आई मिली साउथ अफ्रीका के लोगों की, उसमें जो सबसे मेन रोल था, जो रियल हीरो थे, वो नेल्सन मंडेला थे. ठीक है, इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लिखना है. तो हमें सब बताना पड़ेगा कि नेल्सन मंडेला ने किस तरीके से अपने लाइफ में सैक्रिफाइसेस किए, कैसे वो एक नॉर्मल इंसान थे, नॉर्मल लाइफ जीना चाहते थे, अपने ट्विन ऑब्लिगेशंस को डिस्चार्ज करना चाहते थे, बट ही कुड नॉट डू सो क्योंकि उनके पास फ्रीडम नहीं थी. और फिर वो हंगर जो है उनमें फ्रीडम की पैदा हुई, जागृत हुई, एंड देन ही थॉट कि नहीं भाई, मुझे अपने लोगों के लिए, फ्रीडम के लिए फाइट करना पड़ेगा. एंड देन ही वॉज होमलेस, ही वॉज सेंट टू प्रिजन फॉर 30 years, ही कुड नॉट लिव विद हिज फैमिली, बट देन एक्चुअली फाइनली ही गॉट द रिजल्ट. और वो क्या था कि फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, नॉन रेशियल गवर्नमेंट जो है साउथ अफ्रीका को मिल गई थी. क्लियर? ऑल राइट, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं किस तरीके से लिखना है. सो नेल्सन मंडेला वॉज अ ट्रू हीरो ऑफ साउथ अफ्रीकाज फ्रीडम मूवमेंट. जिस चीज को बताना चाहते हो वो यहाँ पे मेंशन जरूर करना चाहिए. His conscience encouraged him to demand a respectful and unique life for all. उनका जो कॉन्शियंस था, उनकी जो अंतरात्मा थी, वो क्या कर रही थी भाई, उनको मोटिवेट कर रही थी, उनको उन्होंने पुश किया था कि हाँ भाई, आपको अपने रिस्पेक्ट और अपनी यूनिक जो लाइफ है, यानी जिसको हर किसी को जैसी एक लाइफ मिली हुई है, उस लाइफ के लिए फाइट करना है. His soul cleared him about the twin obligations for everyone. उनकी सोल, उनकी आत्मा ने उनको समझाया कि भाई हर किसी के 2 obligations होते हैं, but we cannot fulfill it just because of the restrictions and the racial government. He was always determined to fulfill them. He performed his obligations for his family as well as for his community. And ultimately वो जो obligations लोगों को करने पड़ते हैं, follow, discharge करनी पड़ती है अपनी duties, लोग नहीं कर पा रहे थे just because of the apartheid system, right? But नेल्सन मंडेला को जब अपने ट्विन ऑब्लिगेशंस के बारे में समझ आया तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि रहने दो, जैसे बाकी लोग नहीं कर रहे मैं भी वैसा ही करूंगा, फॉलो करूंगा भाई वाइट पीपल को, बट ही थॉट नो, आई हैव टू फुलफिल बोथ द ऑब्लिगेशंस वेदर इट इज फॉर माय फैमिली और फॉर द कंट्री. और इसीलिए उन्होंने फ्रीडम के लिए फाइट करने का सोचा. एंड अल्टीमेटली ही वॉज एबल टू फुलफिल हिज ऑब्लिगेशंस नॉट ओनली फॉर हिज फैमिली बट ऑल्सो फॉर द कम्युनिटी. क्लियर? Although he was prevented from doing so, yet he did not stop and got discouraged. Right? भले ही उनको इस चीज के लिए रोका जाता था, भाई प्रिजन भेजा गया, बहुत इल ट्रीट किया गया, बट फिर भी वो डिस्करेज नहीं हुए, रुके नहीं. He continued to fight for the freedom of the country. He became होमलेस. और फिर क्या हुआ भाई, क्या लिखा था कि हर किसी को होता है, कि उन्होंने लिखा था सॉरी कि ही दिस ऑल सिचुएशन जो थी, इट ट्रांसफॉर्म्ड अ पर्सन, अ फैमिली लविंग पर्सन टू अ पर्सन हु डज नॉट हैज अ होम. राइट? तो ये लाइन क्या बताती है कि भाई फाइनली ऐसा टाइम आया था कि जब फ्रीडम के लिए फाइट करते करते नेल्सन मंडेला के पास घर भी नहीं था, तो ही वॉज
होमलेस। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज डिफिकल्टीज, पर इन सारी डिफिकल्टीज के बावजूद क्या हुआ, ही कुड नॉट चेंज हिज डिसीजन। ऐसा नहीं था कि उन्होंने हार मान ली कि भाई बहुत कोशिश की है बट इतनी डिफिकल्टीज देखने को मिल रही है तो मैं ये टॉर्चर सहन नहीं करूंगा, आई वुड गिव अप, बट उन्होंने गिव अप नहीं किया, ही कंटिन्यूड। ओके, ही हैड अ सोल पावर टू चैलेंज द रेशियल सिस्टम ऑफ द वाइट, और उनके पास वो अंदरूनी बोलते हैं ना जो एक सोल पावर, फिजिकली बॉडी के साथ जो आपके पास पावर होती है ना, दैट कैन डू समथिंग फॉर मोमेंट्री पीरियड, टेम्परेरी होती है वो स्ट्रेंथ, बट आपके पास अगर एक मेंटल स्ट्रेंथ होती है कि आपने ठान लिया, वो विल पावर होता है, वो सोल पावर होती है, दैट मीन्स कि आप कुछ भी कर सकते हो। एंड दैट इज व्हाट नेल्सन मंडेला हैड, द विल पावर, द सोल पावर टू चैलेंज द एपार्थाइड सिस्टम और द रेशियल system. He did not care the apartheid policy and announced that this policy had created a lasting wound in the country. और उन्होंने कभी केयर नहीं किया कि भाई apartheid सिस्टम है, हमें ये रूल फॉलो करना ही करना है, बट उन्होंने बोला कि ये तो एक ऐसा सिस्टम था जिसकी वजह से हमेशा के लिए एक गहरा वूंड, एक गहरी चोट जो है साउथ अफ्रीकन पीपल के हार्ट में डेवलप हो गया है। He fought against it, और फाइनली उन्होंने इस चीज के लिए फाइट किया। At last he got success. He became the first black president of South Africa. And finally उनको सक्सेस भी मिली, उन्होंने as first black president ओथ भी ली और साउथ अफ्रीका, कह सकते हो कि भाई उन्होंने सोचा राइट टू फाइट फॉर द फ्रीडम ऑफ द पीपल, बट ऐसा नहीं था कि धीरे धीरे ओवर द टाइम इन डिफिकल्टीज को फेस करते करते उन्होंने गिव अप किया एंड ही थॉट कि नहीं रहने दो, बट ही कंटिन्यूड, ही वाज ट्रीटेड वेरी बैडली, बट उन्होंने वो सब चीज़ें सहन की एंड देन फाइनली ही गॉट द रिजल्ट जिसके लिए वो हमेशा से वेट कर रहे थे, एंड ही गॉट द फर्स्ट डेमोक्रेटिक, फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट एंड बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो अल्टीमेटली फाइट किया, गिव अप नहीं किया और रिजल्ट मिला भी। इन तीनों चीज़ों की वजह से लगता है कि जो रियल हीरो थे फॉर द साउथ अफ्रीकन फ्रीडम वो थे नेल्सन मंडेला। क्लियर? तो इस तरीके से आपको कोई भी लाइन जब गिवन हो ना तो आप चैप्टर से प्रूफ्स दो, सपोर्ट करो, ताकि उस लाइन को बहुत स्ट्रांगली जो है बता सको यस दिस इज totally true. Clear? All right, next question. Next question is, India is a country of unity in diversity. ऐसा आपने हमेशा सुना होगा, राइट? इस पे ऐसे भी बहुत ज़्यादा लिखने को मिलते थे हमें कि लिखिए भाई ऐसे ऑन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसका मतलब क्या होता है कि भाई इतने टाइप के लोग हैं इंडिया में, देखो वेरियस पीपल रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग कास्ट के, कलर के, राइट, क्रीड के, जेंडर के, तो आप क्या बोलते हो कि ये इतने सारे लोग एक साथ रहते हैं इंडिया में, तो दिस इज व्हाट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी इतने डिफरेंट जो बोल सकते हो लोग रहते हैं बट सब एक साथ रहते हैं। तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन कि इंडिया इज व्हाट, अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कैन यू एक्सप्लेन एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ कलर और क्रीड? और आपको क्या लगता है कि भाई भले ही यूनिटी इन डाइवर्सिटी है फिर भी क्या कोई डिस्क्रिमिनेशन है इसमें? तो फॉर सॉर्ट ऑफ हम बोल सकते हैं कि ये एक डिबेट है कि इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं है। आई वुड सजेस्ट भाई हमेशा कोशिश यही करो कि आप यहाँ पर चालू मत हो जाओ कि हाँ डिस्क्रिमिनेशन है और आप पॉइंट्स भी प्रूव कर रहे हो, नहीं। ऑलवेज ट्राई टू राइट पॉजिटिव आंसर। जहां पर जरूरी, ऑब्वियसली अगर यहाँ पर व्हाइट पीपल के अगेंस्ट कुछ लिखना होता तो ऑब्वियसली आप वही लिखते जो चैप्टर में बताया है कि दे ट्रीटेड वेरी बैडली, बट यहाँ पर आपको बोला है कि आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखने हैं अपनी कंट्री के बारे में, तो ट्राई टू राइट द थिंग्स विच प्रूव्स कि देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, जो कि है भी राइट कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई एपिथेट सिस्टम टाइप कुछ नहीं है यहाँ पर, तो आप वो लिख सकते हो। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो मेंशन कर सकते हो, डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं, रिलीजन है, ये सब, यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी को पहले तो आपको प्रूव करना पड़ेगा, मीनिंग बताना पड़ेगा, देन आप धीरे धीरे बताओगे कि नहीं भाई कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। चलिए एक सैंपल आंसर देखते हैं। इंडिया इज अ वेरी वाइड कंट्री, बहुत बड़ी कंट्री है इंडिया। इन स्पाइट ऑफ दैट इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और फिर भी इतनी बड़ी कंट्री होने के बावजूद, इतने डिफरेंट लोगों के बावजूद क्या है ये एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, सब लोग एक साथ रहते हैं। There are different religions in it. आप समझा रहे हो आप unity in diversity, यानी diversity का मतलब क्या है? There are different religions in it. We can find different dresses. लिख सकते हो attires, ठीक है? Lifestyle and food habits in इंडिया, यानी हर चीज में वैरायटी आपको डाइवर्सिटी मिलती है कि भले वो अटायर्स हो, हर कोई का अपना अपना डिफरेंट अटायर, राइट? अगर कोई पंजाबी रहता है तो पंजाबी का अपना अटायर है, कोई हिंदू रहता है हिंदू का अपना डिफरेंट अटायर है, कोई मराठी है, एवरीथिंग, राइट? हर किसी का अपना अपना अटायर है। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि इतने डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स हैं, डिफरेंट फूड हैबिट्स हैं, डिफरेंट अटायर्स हैं, फिर भी क्या है यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। वेरी नाइस पॉइंट, राइट?
इवन देन दे ऑल हैव अ प्राइड टू बी एन इंडियन, फिर भी हर किसी को प्राउड है अपने ऊपर एज एन इंडियन। आपको हर एक पॉइंट इस आंसर में इसी तरीके से मेंशन करना है जो कि सपोर्ट करता है यस इंडिया इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। क्लियर? इंडिया हैज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नाउ द बेस्ट थिंग इज इंडिया में क्या है भाई, डेमोक्रेसी है, इट हैज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड देयर इज नो प्लेस फॉर डिस्क्रिमिनेशन इन दिस कंट्री। देयर इज नो प्लेस फॉर कलर प्रेजुडिस इन इट, यानी कि आपने यहाँ मेंशन कर दिया भाई एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है डिस्क्रिमिनेशन के लिए, कोई भी जगह नहीं है वो कलर प्रेजुडिस, यानी कि पुरानी सोच लेके नहीं, एक ओपिनियन लेके नहीं रखना है कि भाई इसका कलर ब्लैक है तो इसको हमें ट्रीट ऐसे करना है, ये वाइट है उसको ऐसे ट्रीट करना है, ये कोई रिलीजन का तो इस तरीके से ट्रीट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, हर किसी को राइट्स मिले हुए हैं, लॉज हर किसी के लिए, फ्रीडम है और कोई भी जगह नहीं है फॉर द डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर? ऑलराइट। In India, everyone has a right to get education, to appear in competitions and to live at any place. अब आपको ये प्रूफ भी तो करना पड़ेगा कि फ्रीडम है कि नहीं, तो आप क्या लिख रहे हो कि भाई इंडिया में कोई भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट, ऐसा तो कुछ है नहीं कि स्कूल में इन्हीं लोगों को एडमिशन मिलेगा, राइट? तो एजुकेशन हर कोई अपनी मर्जी से ले सकता है, फ्रीडम है टू एडुकेट देमसेल्व्स, फ्रीडम है अपनी मर्जी से कहीं भी रहने का, फ्रीडम है किसी भी कंपटीशन में पार्ट लेने का, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने का, यानी कहीं पे भी ऐसा नहीं होता कि डिस्क्रिमिनेशन होता है कि ये एग्जाम्स में नहीं बैठ सकते, राइट? तो आप प्रूफ दे रहे हो इसे कि हाँ भाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है एंड देयर इज नो प्लेस फॉर डिस्क्रिमिनेशन। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग इंडियंस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड कलर। और आपको अपार्थाइड सिस्टम से रिलेट करते हुए बताना है कि नहीं भाई कास्ट, क्रीड, कलर किसी के भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है इंडिया में। इंडियंस कैन लिव इन एनी स्टेट। इंडिया में कितने सारे स्टेट्स हैं, आप किसी भी स्टेट में जाके रह सकते हो, कहीं पे भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई इस स्टेट का इंसान इस स्टेट में आके रह नहीं सकता। देयर इज नो कलर डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया। इट इज गुड फॉर ऑल इंडियंस दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन इक्वालिटी टू ऑल। देयर इज नो प्लेस फॉर डिस्क्रिमिनेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और सबसे बेस्ट चीज क्या है कि भाई यहाँ पर एवरीबडी हैज अ राइट to live their lives according to what they are, according to the rights and equality जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी पॉइंट लिखा है कि हर एक इंडियन जो है बहुत ज़्यादा बोल सकते हो लकी इनफ है, जस्ट बिकॉज क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड लॉज है, इक्वालिटी है और हर एक इंसान को इक्वल फ्रीडम मिलती है। तो देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया एंड येस इंडिया इज अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। क्लियर? तो इस तरीके से आपने क्या किया, अपना प्रॉपर पॉजिटिव आंसर दिया, आपने प्रूफ भी कर दिया कि हाँ भाई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है एंड व्हाई इट इज नोन एज यूनिटी इन डाइवर्सिटी वो भी बिगनिंग में आपने समझा दिया। क्लियर? तो दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चंस जो कि यू नो लिंक्ड है चैप्टर से, बट डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, तो वैल्यू बेस्ड कह सकते हो कि आपका क्या मानना है। क्लियर? ऑलराइट। Next question is, why did such a large number of international leaders attend the inauguration? What did it signify the triumph of? अब क्वेश्चन जो है आपके नेल्सन मंडेला के चैप्टर में दिया हुआ है कि बहुत सारे इंटरनेशनल लीडर्स अराउंड 140 कंट्रीज से लोग आए थे टू यू नो विटनेस दिस सेरेमनी, और इसमें फिर ये भी बताया गया है कि दिस वाज ट्रायम्फ ऑफ समथिंग, तो वो विक्ट्री किस चीज की थी ये सब हमको यहाँ पर बताना है। क्लियर? So a large number of international leaders attended the installation ceremony of first democratic non-racial government in South Africa. देखो यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख देते हैं इनॉग्रेशन, तो वो तो क्वेश्चन में भी मेंशन्ड है, आपको कुछ तो डिफरेंट बताना पड़ेगा। तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पर कि सेरेमनी किस चीज की थी, फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट कहाँ की, साउथ अफ्रीका की। तो एक तरीके से ये कंप्लीट इंट्रोडक्शन हो गया। It was the end of apartheid in South Africa. It was a common victory for justice, for peace and for human dignity. और ये common victory थी, यानी हर किसी के लिए victory थी, वो सिर्फ साउथ अफ्रीका नहीं, all the countries सबके लिए क्या थी, एक जीत थी, triumph था, victory थी for the peace, dignity and justice. Clear? Now the international community and supported that cause of South अफ्रीका, और ये जो था रीजन था फॉर द यू नो विक्ट्री या फिर सेरेमनी, इन सब चीज़ों को सपोर्ट कर रहे थे सारे इंटरनेशनल लीडर्स। इट सिग्निफाइड द ट्रायम्फ ऑफ ह्यूमैनिटी अगेंस्ट ऑपरेशन, फियर एंड डिस्क्रिमिनेशन। और ये जो था कि भाई सारे इंटरनेशनल लीडर्स जो हैं, पहली बार इतनी बड़ी गैदरिंग हो रही थी साउथ अफ्रीका में, तो ये पूरी जो गैदरिंग थी, सेरेमनी थी, ये क्या बताती है, ये बताती है कि भाई विक्ट्री हुई है, जीत हुई है किसकी, ट्रायम्फ ऑफ ह्यूमैनिटी अगेंस्ट ऑपरेशन, कि भाई जो भी लोग इनह्यूमन होते हैं, क्रूअल होते हैं, ब्रूटल होते हैं, इस तरीके से जो ट्रीटमेंट होता है, इस ट्रीटमेंट की कभी जीत नहीं होती, हमेशा ह्यूमैनिटी जीतती है अगेंस्ट द ऑपरेशन। फियर एंड डिस्क्रिमिनेशन, और डर और डिस्क्रिमिनेशन भी कभी नहीं जीतते, यानी हमेशा गुड विंस ओवर इविल, राइट? तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। बोथ द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड वर
लिबरेटेड। और भले वो ऑपरेसर हो या ऑपरेस्ड हो, दोनों ही लिबरेट हो गए भाई। जो ऑपरेस्ड है वो तो ऑब्वियसली उसको फ्रीडम मिल गया, बट जो ऑपरेसर है, जिस तरीके के वो ट्रीटमेंट कर रहा था, वो हेट्रेड था उसके अंदर, वो उन सब चीज़ों से फ्री हो चुका था। क्यों? क्योंकि अब उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि अब वो भी अपनी फ्रीडम के साथ लाइफ जी पाएंगे। क्लियर? ऑलराइट। एंड स्मॉल are being used by humans for their selfish ends. What is your opinion regarding the exploitation of animals? Explain. देखो डायरेक्टली ऐसा नहीं पूछा ना कि पोएम में क्या बोला है पोएट ने, या पोएम के पोएट का नाम बताइए, या फिर पोएम में जो कुछ भी है उसे समराइज कीजिए, राइट? आपसे पूछा है आपका पॉइंट ऑफ व्यू, बट आपको पता होना चाहिए कि दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द पोएम अ टाइगर इन द जू, राइट? बिकॉज दिस इज द ओनली पोएम इन विच आपको बताया गया है कि एनिमल्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है, उन्हें जूज में केज करके रखा जाता है, राइट? जस्ट बिकॉज विजिटर्स, स्पेक्टेटर्स, या बोल सकते हो ह्यूमंस के एंटरटेनमेंट के लिए। क्लियर? तो वही चीज़ यहाँ बोली है कि भाई ह्यूमंस के जो सेल्फिश नीड्स होती हैं, वो भले ट्रेड के लिए हो, जैसे हमने डिस्कस किया था कि भाई बहुत से एनिमल्स की स्किन, उनके हॉर्न्स, एलिफेंट्स के टस्क, राइट, ये सब जो है इनका बिजनेस होता है, एंड पीपल अर्न ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जस्ट बाय सेलिंग ऑल दिस। तो फिर ये क्या हो गया भाई? एक बिजनेस रिलेटेड सेल्फिश एंड। दूसरी चीज़ होती है कि भाई जो जूज के मास्टर्स होते हैं, उन्हें क्या चाहिए भाई? अल्टीमेटली सबको मनी चाहिए। तो फॉर दैट वो क्या करते हैं? दे इल ट्रीट वेरियस वाइल्ड एनिमल्स, क्योंकि स्पेक्टेटर्स को देखो वाइल्ड एनिमल्स ही देखने होते हैं, विजिटर्स को वाइल्ड एनिमल्स को ही देखना होता है, बिकॉज वो इजीली उनको जाके फॉरेस्ट में मिल नहीं सकते। जो हमें डोमेस्टिक एनिमल्स हैं वो तो हमको आते जाते दिख जाते हैं, राइट? तो उन्हें केज करके रखना इज नॉट ऑफ एनी यूज। बट अगर कोई वाइल्ड एनिमल को जू में रख देते हैं ना एक केज, तो पीपल वुड कम एंड पे व्हाटएवर मनी इट इज, राइट? तो इसीलिए ये भी क्या हुआ? एक सेल्फिश नीड हुई ह्यूमन बींग्स की कि जस्ट टू अर्न मनी इतने वाइल्ड एनिमल्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है इन डे टू डे लाइफ, राइट? तो बहुत से रीजंस हैं जिसकी वजह से एनिमल्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है, और वही आपसे यहाँ पूछा गया है कि भाई एनिमल्स का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, यूज़ होता है ह्यूमन सेल्फिश नीड्स के लिए। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि भाई एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनिमल्स से रिलेटेड आप क्या कहोगे? तो चलो ये क्वेश्चन में आपको 4-5 चीज़ें तो बतानी पड़ेंगी, राइट? सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि हाँ भाई एनिमल्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है, क्यों क्यों होता है, वो सारे रीजंस आपको देने पड़ेंगे। फॉर द ट्रेड, फॉर अर्निंग मनी, राइट, फॉर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, तो ये सब चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। देन आपको ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इस पूरे आंसर में ये मेंशन करना पड़ेगा कि लाइक poet has also indicated or conveyed the condition of a tiger in the poem A Tiger in the Zoo, right? क्योंकि आपको ये बताना पड़ेगा that you are aware कि ये क्वेश्चन आपकी पूरी बुक में से कहाँ से पूछा गया है। क्लियर? देन फाइनली आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रख सकते हो कि भाई एक्सप्लॉयटेशन अच्छी बात नहीं है, हम ऐसे एक एक करके क्या कर रहे हैं भाई, हमारे जितनी भी इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं उनको एक्सटेंशन की ओर लेके जा रहे हैं, धीरे धीरे स्पीशीज़ का नंबर कम होता जाएगा, एंड फाइनली इट माइट बी द पोजिशन कि भाई वी वुड लूज ऑल द एनिमल स्पीशीज़, वाइल्ड एनिमल स्पीशीज़, राइट? तो आपको पूरी तरीके से अपने पॉइंट ऑफ व्यूज देने पड़ेंगे इन दिस आंसर, दैट व्हाट डू यू थिंक रिगार्डिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनिमल्स बाय ह्यूमन बींग्स। क्लियर? तो हमें ये समझ आ गया कि भाई हमें पूरी आउटलाइन क्या देनी है, करेक्ट? चलिए अब इसका एक सैम्पल आंसर देखते हैं कि हाउ वी विल राइट द सेंटेंसेस एंड फॉर्म अ कंप्लीट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? ऑलराइट, चलिए देखते हैं भाई इस क्वेश्चन का आंसर। सो इट इज़ ट्रू, देखो मैंने क्या बोला था कि आपको सबसे पहले तो अग्री करना पड़ेगा, राइट, कि हाँ एक्सप्लॉयटेशन होता है, तभी आप अपना आंसर आगे का बिगिन कर सकते हो। क्लियर? सो इट इज़ ट्रू दैट एनिमल्स बिग एंड स्मॉल आर बीइंग यूज्ड बाय ह्यूमंस फॉर देयर सेल्फिश एंड्स। आपने ये अग्री कर दिया कि हाँ भाई क्वेश्चन में जो कहा है कि ह्यूमंस एनिमल्स को अपनी खुद की सेल्फिश नीड्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया, राइट? देन वी यूज देम फॉर आवर ओन बेनिफिट्स। यहाँ वी कौन है भाई? ह्यूमंस, बिकॉज अ राइटर इज ऑल्सो ह्यूमन। तो हम क्या लिख रहे हैं? हम खुद के बेनिफिट्स के लिए एनिमल्स को यूज़ करते हैं। एनिमल्स आर किल्ड, पोच्ड एंड कैप्चर्ड फॉर कमर्शियल बेनिफिट्स। या तो एनिमल्स को किल कर दिया जाता है, पोचिंग होती है, हंटिंग वगैरह होती है, राइट? या फिर क्या करते हैं? उनको कैप्चर कर देते हैं लाइक इन अ जू, जस्ट फॉर देयर ओन बेनिफिट्स, पैसे कमाने के लिए। फाइनली अल्टीमेटली क्या मोटिव होता है भाई ह्यूमन बींग्स का कि हमें पैसे चाहिए, फॉर दैट ये वाइल्ड एनिमल्स को एक्सप्लॉइट करते हैं फॉर देयर सेल्फिश नीड्स। ऑलराइट, humans have encroached on their space and sheltered them in zoos, which is truly inhuman। क्या लिखा है यहाँ पर कि humans ने क्या किया है? उन्होंने उनकी स्पेस
एनक्रोच कर दी है, यानी कि उनकी फ्रीडम पे कब्जा कर लिया है, कहीं ना कहीं उनकी जो स्पेस का मतलब क्या होता है, जगह नहीं बोल सकते, जैसे हम बोलते हैं ना कि आई नीड माई स्पेस, लीव मी अलोन राइट नाउ, यानी कि मुझे अपना थोड़ा टाइम चाहिए। तो वो जो फ्रीडम, वो जो स्पेस एक एनिमल की बोल सकते हो, एक नेचुरली उनके पास एक राइट है, तो वो भी ह्यूमंस एनक्रोच कर लेते हैं एंड शेल्टर्ड देम इन जूज विच इज ट्रूली इनह्यूमन। और फाइनली क्या करते हैं भाई, उनका स्पेस क्या है, एक फॉरेस्ट राइट, एक वाइल्ड एरिया जहाँ पे वो अपनी मर्जी से कहीं पे भी घूम सकते हैं, बट वहां से हम क्या करते हैं, इनको एक छोटे से केज में कैप्चर करके बंद करके रख देते हैं। इन द पोएम अ टाइगर इन द जू, अब देखो यहाँ पर आपने ये पोएम को मेंशन कर दिया ना, यहाँ आपका थोड़ा बहुत काम तो हो ही गया इस आंसर में, अराउंड हाफ या 1 मार्क की तो यही लाइन हो जाएगी कि आपको पता है कि कौन सी पोएम से ये क्वेश्चन आया है। क्लियर? तो यहाँ मेंशन कर दिया भाई कि इन द पोएम अ टाइगर इन द जू द पोएट हैज शोन द प्लाइट ऑफ अ टाइगर। पोएट ने क्या बताया भाई, टाइगर की जो सैड कंडीशन है, जो बुरी कंडीशन है, उसको बताया गया राइट। ही इज कैप्चर्ड एंड कन्फाइंड इन अ स्मॉल केज, उसको एक छोटे से केज में, एक छोटे से कॉन्क्रीट सेल में बंद करके रख दिया। ही इज फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री एंड रेस्टलेस, वो एंग्री भी है, फ्रस्ट्रेटेड भी है, बट कहीं ना कहीं वो रेस्टलेस है, सैड है, डिजेक्टेड है, लिखा था ना क्वाइट रेज राइट, मतलब उसमें कहीं ना कहीं वो है, गुस्सा है, बट ही कैन नॉट शो दैट जस्ट बिकॉज, क्योंकि वो केज में बंद है, इज नॉट इन अ वाइल्ड एरिया। क्लियर? द टाइगर लॉन्ग्स फॉर फ्रीडम, लॉन्ग्स फॉर मतलब यहाँ पर यर्न्स, ये लिख सकते हो, या फिर यहाँ पर क्या है कि उसको चाहिए राइट, लॉन्ग फॉर, यर्न फॉर का मतलब क्या होता है कि टाइगर इज वांटिंग व्हाट, फ्रीडम। ठीक है, जो एक बोलते ना कि एक बेसिक स्ट्रॉन्ग वांट जो होती है, दैट वी कैन से लॉन्ग फॉर या फिर यर्न फॉर। ठीक है, कन्फाइनमेंट ब्रिंग्स बॉन्डेज एंड बॉन्डेज इज क्रूअलिटी। कन्फाइनमेंट मतलब जब आप किसी चीज को बंद करते हो, कन्फाइंड स्पेस बोलते हैं ना, बस एक लिमिटेड स्पेस है, तो टाइगर को एक केज में बंद कर दिया तो इट इज व्हाट, कन्फाइनमेंट। और ये क्या करता है, इट लीड्स और ब्रिंग्स व्हाट, बॉन्डेज, यानी कि बिल्कुल बांध के रख दिया है, एक बॉन्डेज आ गया है टाइगर पे कि वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता राइट, अकॉर्डिंग टू द मास्टर ओनली ही कैन डू समथिंग। क्लियर? एंड बॉन्डेज क्या होता है, अल्टीमेटली किसी को भी बांध के रखना इज व्हाट, इट इज क्रूअलिटी। ठीक है, क्रूअल बिहेवियर। एवरी डे वी सी मेनी एनिमल्स सफरिंग ड्यू टू ह्यूमंस, और हर दिन हम किसी ना किसी को तरीके से देखते हैं कि किस तरीके से जो एनिमल्स हैं वो ह्यूमंस की वजह से सफर करते हैं। क्लियर? मंकीज आर कैप्चर्ड एंड मेड टू डांस ऑन रोड्स। अब आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स देना पड़ेंगे, ऐसे नहीं कि आप सिर्फ टाइगर की बात करो, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा कि आपको सिर्फ टाइगर इन द जू से रिलेट करके ही आंसर देना है, ऐसा कहीं नहीं लिखा। वो यूज करना है आपको कहीं ना कहीं आंसर में, क्योंकि वो क्वेश्चन उस पोएम से रिलेटेड है, बट आप बाकी एनिमल्स का भी यहाँ डिस्क्रिप्शन दोगे। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है कि भाई एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनिमल से रिलेटेड आपका क्या व्यू है। क्लियर? तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए जैसे मंकीज और एलिफेंट्स का। तो मंकीज आर कैप्चर्ड एंड मेड टू डांस ऑन रोड्स, एलिफेंट्स आर चेन्ड एंड फोर्स्ड टू लिफ्ट heavy loads. Many animals are sheltered in zoos for the entertainment of human beings. किस तरीके से किसी भी एनिमल का एक्सप्लॉयटेशन होता है वो हमने यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स बता रहे हैं। ठीक है, जैसे पहला मंकीज को जो है कैप्चर करते हैं और उनको रोड्स पे डांस कराया जाता है राइट। फिर एलिफेंट्स जो है उनको चेन यानी बांध के रखा जाता है और उन पे हैवी लोड्स, लोग बैठते हैं, राइड्स लेते हैं एलिफेंट्स का, तो उसको थोड़ा मजा आ रहा है, एलिफेंट को आदत थोड़ी ना है कि लोग बिठा के घुमाना है राइट। तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। देन मेनी एनिमल्स जो है उनको क्या करते हो, जू में बंद कर देते हो जस्ट फॉर द स्पेक्टेटर्स विजिटर्स टू कम एंड हैव फन। वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ऑफ ह्यूमन बींग्स हम एनिमल्स को कहाँ, केज में रख देते हैं राइट, जू में। क्लियर? दे आर केप्ट इन पुअर कंडीशंस। और चलो अगर बंद करके रख भी दिया या आप यूज भी कर रहे हो उनको फॉर द सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, एटलीस्ट प्रोवाइड देम गुड कंडीशंस राइट। ऐसा नहीं होता, उन्हें लिमिटेड फूड मिलता है, जितनी की जरूरत है उतना बस। ठीक है, उनको एक छोटी सी स्पेस में बंद कर दिया जाता है। और वाइल्ड एनिमल्स की आदत होती है वो हर जगह दे रन, दे वॉक इन ओपन फ्री स्पेस राइट। फिर अगर ये लोग जब बिगनिंग में ट्रेनिंग देनी होती है, जैसे टाइगर्स या लॉयंस, इनको जब बंद करके रखते हैं तो ऑब्वियसली इतने अच्छे तो होते नहीं है ये लोग कि बिल्कुल जैसे ही ह्यूमन बींग्स इनको कैप्चर करेंगे दे वुड बिहेव वेरी ओबीडियंटली राइट। जो बिगनिंग में ट्रेनिंग मिलती है, जो टेम किया जाता है मास्टर्स के थ्रू, वो बहुत ही क्रूअल बिहेवियर होता है राइट। हंटर्स का यूज किया जाता है, उनको मारा जाता है। तो अल्टीमेटली दीज आर व्हाट, पुअर कंडीशंस। दे आर ट्रीटेड इनह्यूमेनली, ह्यूमंस के द्वारा ही इनह्यूमेनली ट्रीट किया जाता है एनिमल्स को राइट। ह्यूमंस मतलब क्या, ह्यूमैनिटी से आया ह्यूमन का वर्ड राइट, बट उनमें ही ह्यूमैनिटी की कमी होती है एंड बिकॉज ऑफ दैट इन ह्यूमन बिहेवियर एनिमल्स को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। We should not exploit animals for our entertainment. Rather, we should learn to respect nature and its inhabitants. चलो आपने क्या किया देखो,
पोएम के बारे में मेंशन कर दिया, आपने इस क्वेश्चन की जो लाइन है उससे अग्री कर लिया, एग्जाम्पल्स दे दिए कि हाँ भाई एक्सप्लॉयटेशन होता है। एट द एंड आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है कि हाउ डू यू नो सी दिस एक्सप्लॉयटेशन टर्म, आपके हिसाब से ये क्या है, सही है कि गलत है, राइट तो यहाँ पर हम एंड कैसे कर रहे हैं कि हमें एनिमल्स को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, रादर हमें नेचर और उसमें रह रहे लोगों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जैसे कि क्रिएटर ने, गॉड ने उनको भेजा है, राइट तो दे आर मेंट टू बी लिविंग लाइक दैट, उनको वैसे ही रहने का हक है, तो हमें भी उनको उसी तरीके से रिस्पेक्ट करना चाहिए। We should not, after all, these animals share the earth with us. We should not exploit animals लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि आफ्टर ऑल दीज एनिमल्स शेयर द अर्थ विथ अस, क्योंकि अल्टीमेटली इस मदर अर्थ पे सिर्फ हम ह्यूमंस ही नहीं रहते, ऐसा नहीं है कि हमारा बहुत ज़्यादा एक मिल गया हमको कि सुप्रीमेसी की, नहीं हम ही हैं भाई यहाँ के राजा, राइट वट एवर वी वॉन्ट वी कैन डू, ऐसा नहीं है। दे आर ऑल्सो शेयरिंग, वी आर ऑल्सो शेयरिंग दिस मदर अर्थ विथ ईच अदर, राइट तो जितना हमारा हक है उतना ही उन एनिमल्स का है, तो उनको अपनी स्पेस में और हमें अपनी स्पेस में रहना चाहिए। वी शुड नॉट यूज देम और एक्सप्लॉइट देम जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट और फॉर द सेक ऑफ मनी। चाहो तो यहाँ पे आगे ये भी मेंशन कर सकते हो कि इफ rather we should try to bring good conditions for the animals, because daily the animals number is decreasing, wild animals numbers is decreasing, and what we can do is to save them, to provide them the same conditions like in a forest and also take care of them. So I believe that if we keep the animals in wildlife sanctuaries or national parks, it is a very good idea rather keeping them in a cage in the zoo just for the sake of entertainment, ठीक है। तो चाहो तो आगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, इनके बारे में भी लिख सकते हो कि भाई ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है, बट जू में रखना, उनसे काम कराना, ये सब क्या है, उनका एक्सप्लॉयटेशन है। क्लियर? तो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया किस तरीके से लिखना है। देयर आर वेरियस लाइंस जो आप इसमें ऐड कर सकते हो, एन नंबर ऑफ मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं इस आंसर में, टू ट्राई टू राइट आंसर अकॉर्डिंग टू यू विच इज ब्यूटिफुल विद गुड वर्ड्स एंड विच इज प्रॉपर एज पर द क्वेश्चन। क्लियर? ऑल राइट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम एनिमल्स आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट, कुछ कुछ एनिमल्स हैं जो गायब ही हो गए, राइट अब उनकी एक भी स्पीशी बची नहीं है। द टाइगर इज वन सच एनिमल, टाइगर एक ऐसा एनिमल है जो क्या कर रहा है, इट इज ऑल्सो बिकमिंग एक्सटिंक्ट, यानी कि ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है, यानी बहुत कम नंबर है, धीरे धीरे अगर ऐसी ही कंडीशंस रही, ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा, नंबर कम होगा। अभी तो आई थिंक नंबर बढ़ रहा है, बहुत अच्छी ये बात है कि लेपर्ड्स का, टाइगर्स का, इन सब का नंबर बढ़ रहा है, बट देन टू कहीं ना कहीं नंबर उतना नहीं है जितना चाहिए, ठीक है। सो व्हाट डू यू थिंक कुड बी द रीजन, शुड दिस डिक्रीज इन नंबर बी स्टॉप्ड, व्हाई? आपको क्या लगता है कि भाई ये जो वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन पे एनिमल्स पहुंच रहे हैं, इनका रीजन क्या है? सेकेंडली, आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए जिससे ये एक्सप्लॉयटेशन या एक्सटिंक्शन या नंबर में जो डिक्रीज है वो कम हो जाए? क्लियर? तो इस क्वेश्चन में अगेन आपको क्या बताना भाई, सेम चीजें कि हाँ एनिमल्स जो हैं ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन हैं, इनका नंबर इसलिए कम हो रहा है क्योंकि भाई इनकी हंटिंग होती है, पोचिंग होती है, कंडीशंस अच्छी नहीं होती, तो कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ की वजह से वी लूज देम, राइट। क्या कर सकते हो? ऑब्वियसली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स आर द अल्टीमेट ऑप्शंस जिनसे हम इन्हें सेव कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सो द प्राइमरी थ्रेट्स टू द सर्वाइवल ऑफ tigers are poaching and habitat loss due to intensive development। क्या लिखा है भाई इसमें? हमें एक एग्जांपल दिया कि टाइगर्स की बात करें हम, राइट यहाँ पर आपको डायरेक्टली बोला है कि टाइगर्स के साथ भी यही हो रहा है कि देयर नंबर्स इज डिक्रीजिंग या फिर दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तो आपको यहाँ पर उन्हीं से रिलेटेड बात करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने क्या बता दिया कि वो जो मेन रीजन है टाइगर्स के लॉस का वो क्या है? सबसे पहला पोचिंग यानी हंटिंग, ठीक है। उनकी स्किन के लिए जो है, टाइगर की स्किन के लिए हम क्या करते हैं भाई, उनका हंटिंग करते हैं, राइट। तो यहाँ पर एक पोचिंग, दूसरी बात ये हैबिटेट लॉस। हैबिटेट लॉस का मतलब जैसे किसी फॉरेस्ट पे बहुत अच्छा किसी को एरिया लगता है, ठीक है, किसी बिल्डर वगैरह को, तो वो क्या करते हैं, अल्टीमेटली सारे ट्रीज काट देते हैं, फॉरेस्ट क्लियर कर देते हैं, यानी डिफॉरेस्टेशन होता है, एंड अल्टीमेटली वहां पर एक बिल्डिंग बनाने की सोची जाती है। तो क्या होता है भाई, ये जो टाइगर्स हैं या वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनको ये पूरा नेचुरल हैबिटेट में रहने की आदत है, राइट। दे कैन नॉट लिव विदाउट दैट फॉरेस्ट। तो वहां पर अगर यही सब नहीं होगा, ट्रीज ही नहीं होगी, तो फॉरेस्ट कहाँ का हुआ, राइट। तो ट्रीज वगैरह सब हटा देते हैं, पूरा लैंड जो है वो बोल सकते हो बेयर कर देते हैं, सारी चीजें हटा देते हैं। तो इससे क्या होता है, अल्टीमेटली ये जो हैबिटेट लॉस होता है, इस वजह से भी एनिमल्स जो है धीरे धीरे अपने नंबर्स में कम होते जाते हैं। क्लियर? तो जो दो सबसे प्राइमरी रीजंस हैं वो हैं, एक तो पोचिंग और एक है हैबिटेट लॉस, जिसकी वजह से टाइगर्स का नंबर कम हो रहा है। द टाइगर्स आर गेटिंग एक्सटिंक्ट।
They are on the list of endangered species and the reason behind it is human interference. एक लिस्ट बनती है हमेशा, है ना, IUCN के द्वारा एक लिस्ट बनती है हमेशा जिसमें दिया होता है कि endangered species, extinct species, नाम, उनका नंबर. तो endangered मतलब जो डेंजर में है कि वो कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, राइट. तो उसमें जो है टाइगर का नाम भी मेंशन है कि टाइगर इज वन ऑफ द endangered species. और ये क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ द ह्यूमन इंटरफेरेंस, क्योंकि ह्यूमन बींग्स इतना ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं कि एनिमल्स को हंट करना, उनको अपनी नेचुरल जगह से हटा के जू में रखना है, राइट. या फिर उस कोई भी ऐसा इंटरफेरेंस जिससे वो जो नेचुरली जो वो एक फ्रीडम वाली लाइफ जीते हैं टाइगर्स, वो नहीं जी पाते. तो एक ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है वो मेन रीजन है जिसकी वजह से टाइगर्स एंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट में हैं. क्लियर? ह्यूमंस हंट टाइगर्स फॉर देयर कमर्शियल बेनिफिट्स. कमर्शियल मतलब मनी रिलेटेड, राइट. तो खुद के पैसे वगैरह कमाने के लिए ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? टाइगर्स को हंट करते हैं. क्लियर? द लॉस ऑफ हैबिटेट ऑल्सो लीड्स टू अ रिडक्शन इन प्रे एनिमल्स सो द एरिया कैन सपोर्ट फ्यूअर टाइगर्स. देखो क्या होता है, जब आप एक फॉरेस्ट को क्लियर करते जाते हो, धीरे धीरे डिफॉरेस्टेशन होता है, हैबिटेट लॉस होने लगता है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, देखो जो प्रे होते हैं, जो शिकार होते हैं किसके? टाइगर के, राइट. तो वो भी धीरे धीरे कम होते जाते हैं. अल्टीमेटली जब खाना ही नहीं मिलेगा टाइगर्स को तो क्या होता है कि दे फॉल सिक और ड्यू टू हंगर, ड्यू टू स्टारवेशन वो खत्म हो जाता है, राइट. तो ये भी वन ऑफ द रीजंस है कि हैबिटेट लॉस की वजह से प्रे के नंबर में रिडक्शन होता है. जो प्रे एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के लिए, वाइल्ड एनिमल्स के लिए, टाइगर्स वगैरह के लिए, उनका नंबर भी कम होता जाता है. अल्टीमेटली इस वजह से टाइगर्स का नंबर भी कम हो रहा है. क्लियर? Moreover, tigers are poached for trophies such as teeth and fur and for traditional medicines. कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ लोगों को हंटिंग का बड़ा शौक होता है. उनको ये होता है कि भाई अपने घर में हम सजा के रखेंगे एक ट्रॉफी की तरह, एक मेडल की तरह, कि भाई ये जो है टाइगर के असली टीथ हैं, ये टाइगर का असली फर है जो मैंने खुद हंट करके लाया है. ठीक है. तो कुछ लोग जो हैं ट्रॉफीज के लिए, यानी ये सब चीज़ों के लिए, या फिर कुछ लोग जो हैं इन मेडिसिन के लिए भी, एनिमल्स के थ्रू भी मेडिसिन बनती है, राइट. तो कुछ ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए भी इन एनिमल्स को हंट किया जाता है. Then the growing population clears the forest areas to make them agricultural land for food. This creates a problem of the tiger's habitat. और कभी कभी क्या होता है भाई, इतनी ज़्यादा population growth हो रही है, तो population growth भी one of the reasons है for the animals to become extinct. क्यों? क्योंकि जितनी पॉपुलेशन बढ़ती जाती है भाई उतना ज़्यादा खाना चाहिए. खाना चाहिए तो उतना ज़्यादा क्या करना पड़ेगा? एग्रीकल्चर के माध्यम, यानी कि एक लैंड चाहिए जिसपे खेती हो, राइट. तो वो फील्ड्स बनाने के लिए, वो फसल ग्रो करने के लिए, क्रॉप्स ग्रो करने के लिए अल्टीमेटली जो फॉरेस्ट है उसी को क्लियर कर दिया जाता है. तो क्या होता है भाई, जो टाइगर्स हैं उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो ही खत्म हो जाता है और इस वजह से वी लूज देम. क्लियर? ऑलराइट. टाइगर्स आर द बैकबोन ऑफ फूड वेब एंड फॉरेस्ट, हेंस शुड बी प्रोटेक्टेड. तो हमने सारे रीजंस दे दिए कि हाँ भाई एक्सटिंक्शन हो रहा है और ये एनिमल्स की वजह, सॉरी ह्यूमंस की वजह से हो रहा है, ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से, राइट. तो वो हमने सारे रीजंस मेंशन कर दिए. अब हमें बताना है कि भाई टाइगर्स को बचाना क्यों ज़रूरी है, क्यों वो इतने इंपॉर्टेंट हैं. तो सबसे पहली चीज़ है जो फूड वेब है, एक वेब, एक चेन चलती है, राइट. हमारी साइंस में आपने हमेशा पढ़ा होगा, एक चेन चलती है कि हर कोई एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, राइट. तो वो चेन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल भी है कौन? टाइगर. टाइगर क्या है? बैकबोन है उस फूड वेब का और इसीलिए हमें जो है इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए. दे शुड बी टेकन केयर ऑफ एंड प्रोवाइडेड विथ ऑल द कंडीशंस same as their natural habitat and thus natural forest and wildlife sanctuaries play a major role in saving the tigers. और हमें क्या करना है भाई, हमें पूरी कोशिश करनी है कि हम उनका ध्यान रखें. ठीक है. अगर वो अपने नेचुरल हैबिटेट में, उनको सारी चीज़ें नहीं मिलती, खाना नहीं मिलता है, वो कंडीशंस नहीं मिलती, हो सकता है कभी खाना पॉइजनस हो जाए, राइट, या दे वुड ड्राउन इन द वाटर बॉडी, जो हमने पढ़ा था इन द पोएम, राइट. तो इस तरीके की कंडीशन से आप उनको बचा सकते हो. यू शुड ट्राई टू टेक केयर ऑफ देम रादर उनको यूज़ करना, राइट. और वो क्या कर सकते हो आप उन्हें एक नेशनल फॉरेस्ट में या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाके रख सकते हो. उनको वहाँ पर वो पूरी कंडीशंस प्रोवाइड कर सकते हो ताकि उनको वो कंडीशंस भी मिले, उनको आपकी केयर भी मिले और कहीं ना कहीं आपको कमर्शियल बेनिफिट भी होगा, बट उससे किसी एनिमल का नुकसान नहीं हो रहा, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट. तो क्या होगा भाई, दोनों का बैलेंस बना रहेगा, एनिमल्स भी सेफ रहेंगे, नंबर भी कम नहीं होगा और कहीं ना कहीं आपको भी कमर्शियल बेनिफिट होगा. क्लियर? तो इस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन होता है और एक्सप्लॉयटेशन को बचा कैसे सकते हो, कम कैसे कर सकते हो, सॉरी, वो भी हमें यहाँ पर समझ आ गया. क्लियर? तो ये होता है कंप्लीट आंसर जहाँ पे आप रीजंस भी दे दो, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दे दो और आप सॉल्यूशंस भी दे दो. क्लियर? ऑलराइट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन है, द टाइगर इन द पोएम इज फीलिंग मिसरेबल इन अ कॉन्क्रीट सेल. डायरेक्टली दे दिया भैया, टाइगर इन द जू पोएम है, उसी में बात हुई है कि टाइगर इज फीलिंग मिसरेबल इन द जू, राइट.
डज इट नॉट अमाउंट टू क्रूएलिटी? ऐसा नहीं है कि ये जो है बिल्कुल क्रूअल बिहेवियर की एक बोल सकते हो एक लेवल है, राइट, एक लिमिट है कि क्रूअल बिहेवियर की वजह से एनिमल्स लाइक टाइगर्स को जू में एक कॉन्क्रीट सेल में कैप्चर करके रखा जाता है। Express your opinion about keeping wild animals in zoos. Is there any lesson for humans? यहाँ पे फिर आपको अपना ओपिनियन रखना है कि जू में जो वाइल्ड एनिमल्स को रखते हैं उस पर आपकी क्या सोच है। ऑब्वियसली हर कोई बोलेगा कि भाई जू में रखना सही नहीं है, राइट? तो आपको सारे रीजंस देने हैं और क्या इसमें ह्यूमंस के लिए कोई लेसन है उसकी भी बात आपको इस आंसर में करनी है। क्लियर? ऑल राइट, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। द टाइगर इन द पोएम इज रेच्ड इन इट्स केज में बंद है भाई बहुत बुरी कंडीशंस में, राइट? इट लॉन्ग्स फॉर फ्रीडम, और उसको सिर्फ एक ही चीज चाहिए और वो क्या है? फ्रीडम, कि ही वांट्स टू बी फ्री। वो अपने फॉरेस्ट में जाके नॉर्मली रहना चाहता है जैसे वो पहले रहता था। It may be well looked after, but the fact of the matter is that unless one is free, one is not alive. देखो, अगर सपोज ह्यूमन बींग्स पे लेकर आओ अगर किसी चीज को कि आपको जो हो प्रिजन में बंद कर दें, ठीक है, एक हफ्ते के लिए बंद कर दें फॉर द 1 वीक, और आपको सब कुछ मिले, खाने को, टीवी, एंटरटेनमेंट, एवरीथिंग, बट आप बंद हो एक रूम में, तो कहीं कहीं वो भी चीजें आपको अच्छी नहीं लगेगी, राइट? आपको क्या चाहिए होगा? भाई ये रूम खुले हो, मैं बाहर जाऊं। सेम वे एनिमल्स के साथ है कि भले ही उनको अच्छी कंडीशंस भी प्रोवाइड की जाएं इन द जू, उस केज में सब कुछ मिले उनको, बट वो फ्रीडम नहीं है एनिमल्स के पास, और इस वजह से जो वो टाइगर है वो मिसरेबल कंडीशन में है। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? फ्रीडम। बिकॉज जब तक फ्रीडम नहीं है तब तक उस टाइगर के लिए ऐसा है कि वो जिंदा नहीं है, ही इज नॉट अलाइव। क्लियर? कंफाइनमेंट ब्रिंग्स बॉन्डेज एंड बॉन्डेज इज क्रूएलिटी। ये लाइन जो अभी हमने आंसर में यूज की थी, इसको आप यहाँ पे भी वापस यूज कर सकते हो कि भाई अल्टीमेटली किसी को बंद करके रखना क्या है? बॉन्डेज है, और बॉन्डेज अल्टीमेटली साइन किसका है? क्रूअल बिहेवियर का। वन में आर्ग्यू दैट एटलीस्ट दिस वे दे ऑल विल नॉट बी किल्ड एंड बिकम एक्सटिंक्ट। अब दो टाइप के लोग हो सकते हैं, राइट, कि डिबेट हो सकता है कि कुछ बोल सकते हैं नहीं भाई जू अच्छी बात है, कहीं ना कहीं उनकी केयर हो रही है, उनको सारी कंडीशंस मिल रही हैं, तो नंबर जो है वो कम नहीं होगा जैसे नॉर्मली हो रहा है। बट ये जो आर्ग्यूमेंट है वो कहीं ना कहीं गलत भी है। क्यों? However, taking away one's freedom to keep one alive kills the desire to live anyhow. अल्टीमेटली आप किसी भी एनिमल को इसीलिए केज में रख रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि वो जिंदा रहे, राइट? बट आपने उसकी जब फ्रीडम ही ले ली है तो कहीं ना कहीं वो अलाइव है ही नहीं। तो अल्टीमेटली आप कर क्या रहे हो? आप उन्हें एक तरीके से बोल सकते हो कि एक कॉन्स्टेंट मोनोटनस लाइफ में ले आए हो कि वो फील ही नहीं कर पा रहे कि हम अलाइव हैं, उनको बस बंद कर दिया, बस आपके लिए वो अलाइव है वही बहुत है। ऐसा नहीं होता, राइट? तो फ्रीडम तो उनको चाहिए। इवन ह्यूमंस थ्रू आउट द वर्ल्ड ओपोज द चेन्स ऑफ स्लेवरी एंड ऑपरेशन। इवन कोई भी ह्यूमन ही क्यों ना हो, क्योंकि ये पोएम कहाँ है? नेल्सन मंडेला के चैप्टर में, राइट? तो वहां से भी आप देख सकते हो कि इवन ह्यूमंस को भी ऑपरेशन, डोमिनेशन, बंद करके रखना, इन द प्रिजन, स्लेवरी, ये सब चीजें पसंद नहीं है, राइट? तो आप ह्यूमंस होके ये सब चीजें सहन नहीं कर सकते, जो मतलब समझ सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, तो एनिमल्स को तो पता ही नहीं है कि उनको क्यों बंद किया है, राइट? तो जब ह्यूमंस को फ्रीडम चाहिए तो ऑब्वियसली एनिमल्स ऑल्सो नीड देयर फ्रीडम। हाउ आर अदर लिविंग क्रीचर्स एनी डिफरेंट? राइट, कि अगर हमें नहीं चाहिए स्लेवरी, ऑपरेशन, कैप्टिविटी, ये सब हमको ही नहीं सहन होती, तो एनिमल्स भी अलग क्रीचर्स थोड़ी ना, राइट? वो भी हमारी तरह इस नेचर का पार्ट है, तो उनको भी कहीं ना कहीं फ्रीडम ही चाहिए। ह्यूमंस हैव encroached on their space and sheltering them in zoos is truly inhuman. ह्यूमंस ने क्या किया है? उनकी पूरी जो फ्रीडम है, जो उनकी स्पेस है, उस पर कब्जा कर लिया, राइट? वी हैव एनक्रोच्ड देयर स्पेस। अल्टीमेटली हम उनको क्या कर रहे हैं? जू में बंद करके रख दे रहे हैं, ये सोचते हो कि भाई वो वहाँ सेफ है, बट ये क्या है? ये इनह्यूमन बिहेवियर है। ह्यूमंस मस्ट लर्न टू रिस्पेक्ट नेचर, फॉर ह्यूमंस एग्जिस्ट ओनली ड्यू टू नेचर। और हम भी इसी वजह से भी जिंदा है। देखो, पेड़ वगैरह ना हो, खाना ना हो, राइट, फील्ड्स ही ना हो, तो क्या करोगे? अल्टीमेटली नेचर ही नहीं है, तो आप कहाँ से जीवित रहने वाले हो? सेम वे में आपको नेचर में प्रेजेंट हर एक इंसान, हर एक क्रीचर, हर एक चीज़ की क्या करनी चाहिए? रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट नेचर ओनली हम हैं। क्योंकि देखो, एक पूरी चेन चलती है, अगर चेन का एक भी मेंबर नहीं होगा ना तो पूरी चेन टूट जाएगी, राइट? सेम वे में आपको क्या करना चाहिए? नेचर के हर एक इंसान, हर एक क्रीचर को रिस्पेक्ट देनी चाहिए उसी तरीके से जितनी आप डिमांड करते हो। तो एनिमल्स को अल्टीमेटली कहीं पर कैप्चर करके रखना इज टोटली इनह्यूमन एंड क्रूअल बिहेवियर। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लव फॉर फ्रीडम इज अ नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ एवरी लिविंग बीइंग। कमेंट। देखो, इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें भी आपने क्या किया भाई? अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया कि नहीं, जूस जो है वो अल्टीमेटली सही चीज नहीं है, राइट, एनिमल्स के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी फ्रीडम चली जाती है,
राइट अब आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन से आ रहे हैं, आप देख रहे हो क्या दिया है कि लव फॉर फ्रीडम, फ्रीडम की ही बात करनी हर जगह इस चैप्टर में, इस पोएम में। तो लव फॉर फ्रीडम इज द नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ एवरी लिविंग बीइंग, कि भाई हर किसी को फ्रीडम से प्यार होता है और ये नेचुरल है, राइट किसी को सिखाया नहीं जाता कि आपको फ्री रहना है भाई, आपको कैप्टिविटी में नहीं रहना, ये नेचुरली आता है कि एवरीबडी वांट्स टू बी फ्री। तो इस पूरी लाइन को आपको क्या करना है, इलैबोरेट करना है अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रख के। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हम किस तरीके से कर। सो आंसर हम किस तरीके से लिख सकते हैं भाई, सबसे पहले तो जो भी लाइन गिवन है आपके क्वेश्चन में कि लव फॉर फ्रीडम जो है एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, राइट, तो वो आपको यहाँ पे अग्री करना पड़ेगा, राइट। तो हम किस तरीके से लिखेंगे, इट इज राइटली सेड, या फिर इट इज ट्रू, या फिर आई टोटली अग्री विद द पॉइंट, ठीक है। दैट लव फॉर फ्रीडम इज द नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ एवरी लिविंग बीइंग, कि भाई लव फॉर फ्रीडम जो है वो नेचुरली आता है हर किसी की लाइफ में। Everyone loves freedom and does not want to live in confinement. हर एक क्रीचर, वेदर इट्स एन एनिमल, अ बर्ड और अ ह्यूमन बीइंग, हर किसी को फ्री रहना पसंद है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कभी देखा हो नेचुरली कि यू नो माउस वगैरह पकड़ने के लिए वो केजेस वगैरह रख देते हो, राइट, पिंजरे होते हैं छोटे छोटे, तो उसमें जब आप कभी देखो कि कभी कोई भी एक माउस जो है फंस जाता है उसमें ट्रैप में, तो अल्टीमेटली क्या करता है, वो वहां बैठ नहीं जाता नॉर्मली, वो बहुत जगह ढूंढता है जिससे वो बाहर निकल पाए, राइट। तो 2 मिनट के लिए भी उस छोटे से एनिमल को, माउस को, वो कैप्टिविटी पसंद नहीं आती है। क्यों? क्योंकि भाई फ्रीडम अल्टीमेटली सबको चाहिए, राइट। सेम वे आप इमेजिन करो भाई, इतना बड़ा वाइल्ड एनिमल है, चलो माउस तो बहुत छोटा हो गया टाइगर के सामने, राइट, टाइगर एक इतना वाइल्ड, इतना स्ट्रॉन्ग एनिमल है, और आप उसको एक केज में बंद कर दो, तो जस्ट इमेजिन द प्लाइट ऑफ द टाइगर। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं कि हर किसी को फ्रीडम ही चाहिए होती है, एंड डज नॉट वांट टू लिव इन कन्फाइनमेंट, किसी को भी केज में बंद होकर रहना पसंद नहीं है। सिमिलरली द टाइगर ऑल्सो लॉन्ग्ड फॉर फ्रीडम, और सेम वे में जो टाइगर है इन द पोएम अ टाइगर इन द जू, वो भी सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम चाहता था। He was so fed up being caged that he even ignored the visitors. देखो बिगनिंग में तो चलो टाइगर क्या करता होगा कि विजिटर्स आते होंगे उनको देखता होगा, राइट, कि भाई हाँ ठीक है कोई मुझे देखने आ रहा है, बट धीरे धीरे वो इतना फेडअप हो गया होगा, इतना ज़्यादा परेशान हो गया होगा केज में कि वो क्या कर रहा था, ही वॉज इग्नोरिंग द विजिटर्स, राइट, हमने पोएम में पढ़ा था। तो अल्टीमेटली ही वॉज सो मच फ्रस्ट्रेटेड विद दिस कन्फाइनमेंट, केज में बंद रहकर वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था कि वो सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम चाहता था, और इसलिए वो विजिटर्स को देखना भी पसंद नहीं करता था। He took to and fro steps in the cage as if trying to while away the time. और वो क्या कर रहा था, वो सिर्फ कुछ ना कुछ स्टेप्स लेते जा रहा था, राइट। जो हमने बोला है कि वो लेंथ ऑफ द बार की बात हुई थी, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ द बार्स ऑफ द केज, तो यहाँ पर इसका ये मतलब नहीं था कि वो जो है मजे से बिल्कुल जो लेंथ है, बार्स है, उनको देख रहा था। उसका मतलब क्या था कि टू एंड फ्रो मोशन कर रहा था, यानी कभी इधर कभी इधर, क्योंकि उसके पास स्पेस भी नहीं होती, टाइगर के पास इतना सा केज है, राइट। तो उसके पास सिर्फ एक रास्ता था, क्या, कि वो बैठ बैठ के फेडअप हो चुका था उस केज में, तो वो फ्रीडम चाहिए थी उसको, इसीलिए वो सिर्फ टू एंड फ्रो मोशन, यानी कि यहाँ से वहाँ चलता रहता था। The tiger wanted to escape this captivity and finally wanted to be free. God has made all living beings equally and thus the animals too have the right to freedom. गॉड ने क्या किया भाई, हर किसी को इक्वली बनाया। ऐसा नहीं कि ह्यूमन बींग्स उनके लिए स्पेशल हैं या एनिमल्स उनके लिए स्पेशल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। उन्होंने बस क्रिएट किए डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में भाई लोगों को, तो हर कोई इक्वली क्रिएट हुआ है, हर किसी को इक्वल राइट है फ्रीडम का। दे शुड नॉट बी केज्ड, और इसीलिए हमें उनको केज में रखना नहीं चाहिए। It is their right to enjoy their natural habitat, that is the forest, and run freely in the wild. और इसीलिए उनको नेचुरली जहाँ पे रहने को मिला है वहीं पे रहने देना चाहिए, यानी फॉरेस्ट में, वाइल्ड में, ताकि वो अपनी मर्जी से कभी भी चल पाएं, बैठ पाएं, whatever they want to do, right? We should thus respect their freedom and should not put them in the zoo. और इसीलिए हमको उनकी फ्रीडम को रिस्पेक्ट करना चाहिए और जू में नहीं रखना चाहिए। तो अल्टीमेटली आपको मिला क्या था क्वेश्चन भाई, कि फ्रीडम जो है वो नेचुरल है, राइट। आपने फिर इसको एग्जाम्पल से सपोर्ट किया कि यहाँ पर टाइगर को भी अगर हम देखें तो उसको सिर्फ फ्रीडम चाहिए थी, उसको सब मिलता, खाना मिलता, लोग दिख रहे थे उसको, राइट, एक अलग व्यू मिल रहा था टाइगर को, बट कहीं ना कहीं उसको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए था, सिर्फ फ्रीडम चाहिए थी। क्यों? क्योंकि वो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, यानी हर किसी को फ्रीडम चाहिए होती है। सेम वे आप ह्यूमन बींग्स को इसमें कंपेयर कर सकते हो, आप किसी बर्ड को कंपेयर कर सकते हो, राइट, ताकि आप यहाँ पर एक सपोर्ट दे पाओ अपने आंसर को कि हाँ भाई फ्रीडम जो है बहुत नेचुरली आता है। क्लियर? फिर आप यहाँ बता रहे हो कि टाइगर की क्या कंडीशन थी जब उसको कैप्टिविटी में रखा था, गॉड ने हर किसी को इक्वली क्रिएट किया है, फ्रीडम सबका राइट है, एंड अल्टीमेटली आप बोल रहे हो कि भाई जू में बंद करके नहीं रखना चाहिए, केज में बंद करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फ्रीडम इज समथिंग जो हर किसी का हक है। क्लियर? तो आपने इस पूरी लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया और आपने एग्जाम्पल्स भी दे दिए और सोल्यूशन भी दे दिए। क्लियर? ऑलराइट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Do you agree that wild animals
should be caged? Comment yes or no giving reasons. देखो अ टाइगर इन द जू में कितने क्वेश्चंस आएंगे आपको, एक तो डायरेक्टली समरी पूछ सकते हैं राइट, फिर आपको यही पूछेंगे कि जू में रखना, केज में रखना, वाइल्ड एनिमल्स को कैप्टिविटी जो भी टर्म है, या फिर वाइल्ड एनिमल्स को यूज करना फॉर द कमर्शियल बेनिफिट्स, इसी पे क्वेश्चन आएगा। यानी अल्टीमेटली आपको प्रिपेयर्ड क्या रहना है, और टाइगर इन द जू की पूरी समरी के साथ, जो ऑलरेडी हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं राइट। सेकेंडली आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जू अच्छे हैं या नहीं, इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू, देन द रीजंस जिसकी वजह से ह्यूमन बींग्स एनिमल्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और आपके हिसाब से क्या सोल्यूशंस हैं कि हम उनका ध्यान भी रख पाए, उनको एक नेचुरल हैबिटेट भी दे पाए। क्लियर? इसके अलावा आई डोंट थिंक कोई भी क्वेश्चन इस पोएम से पॉसिबल है। क्लियर? देखो हर कोई क्वेश्चन जो है उसी चीज पे रिलेटेड है कि केज में रखे कि नहीं रखे, फ्रीडम जरूरी है कि नहीं राइट। तो आई थिंक अल्टीमेटली आपको अगर ये 5 चीजें आपने प्रिपेयर कर ली तो ये पूरी की पूरी पोएम जो है आपको पता है कि कैसे क्वेश्चंस आने वाले। क्लियर? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि हमारे हिसाब से एनिमल्स को केज में रखना चाहिए या नहीं। तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा कि नहीं रखना चाहिए। अब आप सपोर्ट करोगे राइट। तो वाइल्ड एनिमल्स शुड नॉट बी केज्ड. This is a well-known fact that tiger is a royal species which is on the verge of extinction. अब अल्टीमेटली ये क्वेश्चन है तो पोएम है टाइगर इन द जू से, तो आपको टाइगर की बात तो करनी पड़ेगी राइट। तो आप यहाँ क्या लिख रहे हो कि नहीं भाई एनिमल्स को केज में रखना नहीं चाहिए, स्पेशली वाइल्ड एनिमल्स की बात हो रही है कि वाइल्ड एनिमल्स को केज में नहीं रखना चाहिए। जैसे अगर हम जानते हैं कि टाइगर वन ऑफ द रॉयल स्पीशीज है राइट, राजा महाराजाओं के टाइम पे टाइगर्स की इतनी वैल्यू है तब से, तो इनको जो है सिर्फ और सिर्फ नेचुरल हैबिटेट में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं। इन एंशियंट टाइम्स टाइगर्स मूव्ड अराउंड फ्रीली इन द फॉरेस्ट. पुराने ज़माने में क्या होता था भाई कि टाइगर्स अपनी मर्जी से फॉरेस्ट में कहीं कहीं घूमते रहते थे, और फिर जितने भी किंग वगैरह होते थे वो अपनी हंटिंग या प्रैक्टिस के लिए एरो प्रैक्टिस के लिए क्या करते थे, जाके हंटिंग करते थे, उन टाइगर्स को मारते थे। बट कहीं ना कहीं उनको फ्रीडम थी राइट एनिमल्स को। बट टुडे दे आर केज्ड एंड लेफ्ट इन द जू फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल। बट आज क्या है, बिल्कुल सिनेरियो डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट इट वाज ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम्स, कि तब क्या होता था भाई टाइगर को फ्रीली घूमने दिया जाता था, बट हम कहीं ना कहीं अब जू में केज में इनको बंद करके रखते हैं फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल। इन फैक्ट दे आर नॉट मेंट फॉर कन्फाइनमेंट। भाई वाइल्ड एनिमल्स हैं, वाइल्ड मतलब ओपनली घूम सकते हैं अपनी मर्जी से, और फिर आप उन्हीं को बंद करके रख रहे हो, तो कहीं ना कहीं कन्फाइनमेंट उनके लिए बना ही नहीं है राइट। The result is that their offspring also do not learn to hunt when they are caged. और क्या होता है भाई अल्टीमेटली जो भी एनिमल्स होते हैं उनको जब केज में रखते हैं, और उनके जो बेबीज होते हैं एनिमल्स के, उनको पता ही नहीं होता ना उन बेबीज को कि नेचुरली तो भाई दे आर मेंट टू हंट फॉर देयर प्रे। उनको केज वेज में नहीं, उनको तो एक नेचुरल हैबिटेट फॉरेस्ट में रहने की आदत होती है, बट उनको पता ही नहीं होता ऑफस्प्रिंग्स को। क्यों? क्योंकि वो वहीं पे वही कंडीशंस देखते हैं कि उनको खाना खुद ही मास्टर दे रहा है, उनको सिर्फ बैठना है, लोग आके देखेंगे राइट। तो कहीं ना कहीं वो फॉरेस्ट की जो नेचुरल हैबिट्स हैं वो भी गायब हो जाती है उन एनिमल्स में से। Caging wild animals also leads to disturbance of ecological balance. और कहीं ना कहीं ये जो बैलेंस बना हुआ है इकोलॉजी का, कि भाई हर कोई जो है जिस भी तरीके से उनको बनाया गया है क्रिएट किया गया, दे मेंट टू हंट। अगर कहीं ना कहीं अगर आप ये देखो कि ये टाइगर्स या लायंस, इनके जो प्रे होते हैं, अगर वो जो है अब फ्रीली घूम रहे हैं, टाइगर्स और ये सब हंट ही नहीं कर सकते, तो अल्टीमेटली उनका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है राइट, ऐसा सोच सकते हो। तो कहीं ना कहीं बैलेंस बिगड़ेगा। क्लियर? यहाँ इनका नंबर कम हो जाएगा, वहाँ पे उनके प्रे जो है इनके, उनका नंबर बढ़ता जाएगा। तो क्या हो रहा है कि इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। सो वाइल्ड एनिमल्स शुड बी लेट फ्री. दे बिलोंग टू द फॉरेस्ट. केजेस आर नॉट मेंट फॉर अ वाइल्ड एनिमल, स्पेशली अ टाइगर. और इसीलिए उनको फ्री रखना चाहिए. रीजंस आपने दे दिए भाई, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स आर मेंट टू बी फ्री. उनकी वजह से इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से. कहीं ना कहीं जो ऑफस्प्रिंग्स हैं एनिमल्स के, उनको हंट करना भी नहीं आता है, यानी वो अपनी नेचुरल हैबिटेट्स में रहने वाली जो आदतें हैं, कंडीशंस हैं, उनको पता ही नहीं है उन ऑफस्प्रिंग्स को राइट. और फाइनली जो है इस वजह से क्या हो रहा है भाई, बोल सकते हो कि एनिमल्स की जो कंडीशन है बहुत पुअर है, कहीं ना कहीं वो सैड है अंदर से. दे आर नॉट लिविंग देयर लाइफ लाइक दे आर मेंट टू बी. तो अल्टीमेटली आपका क्या है आंसर, कि केजेस जो है वो बिल्कुल भी नहीं बने हुए हैं वाइल्ड एनिमल्स के लिए, स्पेशली टाइगर, क्योंकि पोएम में और टाइगर इन द जू में टाइगर की ही बात हुई है. क्लियर? तो आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दे दिया कि नहीं केजेस गलत हैं, क्यों हैं, उनके रीजंस भी दे दिए, और बिगनिंग में आपने ये भी बता दिया कि पहले जो कंडीशंस थी और अब जो कंडीशंस हैं, जो सिनेरियोज हैं, वो किस तरीके से चेंज हुए. क्लियर? ऑल राइट. Is
इज इट राइट टू कन्फाइन वाइल्ड एनिमल्स इनटू केजेस, व्हाई और व्हाई नॉट। अब सेम जो क्वेश्चन आपको अभी गिवन था 5th क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी आ सकता है, राइट, कि क्या ये सही है वाइल्ड एनिमल्स को बंद करके रखना केज में। तो एक और आंसर अभी हम देखेंगे, वो आंसर और 5th क्वेश्चन का जो आंसर है, आप दोनों आंसर्स किसी भी तरीके से लिख सकते हो, दोनों आंसर्स को मिक्स करके एक मॉडिफाई करके अपना आंसर भी फॉर्म कर सकते हो। तो एक और सैंपल हम देख रहे हैं फॉर द सेम क्वेश्चन कि भाई वाइल्ड एनिमल्स को केज में रखना चाहिए या नहीं, एंड देन यू कैन जस्ट यूज ऑल द लाइंस ऑफ द आंसर्स और अपने हिसाब से फिर आप अपना आंसर भी फॉर्म कर सकते हो। क्लियर? चलिए एक और सैंपल आंसर देखते हैं इसी क्वेश्चन का। सो वाइल्ड एनिमल्स आर मेंट टू लिव इन द वाइल्ड। वाइल्ड एनिमल्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि भाई एनिमल्स जो वाइल्ड कंडीशंस यानी कि जो फ्री रह सकते हैं अपने नेचुरल हैबिटेट में, वही कहलाते हैं वाइल्ड एनिमल्स। दे आर नॉट मेंट टू बी केज्ड एंड डिस्प्लेड इन द जूज। वो इसलिए नहीं बने कि भाई उनको केज में बंद कर दो और डिस्प्ले की तरह लगा दो, एक शो पीस बना के रख दो, राइट। वी ऑल नो दैट द मैजेस्टिक स्पीशीज ऑफ टाइगर इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। भाई जो स्पीशीज है टाइगर की, वेल नोन एनिमल है ये, वो कहाँ है भाई? ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। देयर यूज्ड टू बी अ टाइम व्हेन दे यूज्ड टू रोम प्राउडली एंड फ्रीली इन द जंगल। पहला क्या होता था भाई कि बिल्कुल जंगल में बहुत सारे नंबर्स ऑफ टाइगर्स जो हैं ऐसे ही रोम करते थे बिल्कुल प्राउड के साथ कि ये हमारा घर है, हमारा फॉरेस्ट है, राइट। They are not meant to live a life in confinement. They also have the right to freedom like all other living beings. और जैसे हर एक लिविंग बीइंग को राइट टू फ्रीडम है, वही राइट टू फ्रीडम इन एनिमल्स को भी मिला हुआ है। कंफाइनमेंट लीड्स टू डिप्रेशन एंड मिसरी। तो आपको और वर्ड्स मिल रहे हैं जो आप उस आंसर में भी ऐड कर सकते हो, या उस आंसर जो क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन था उसका आंसर भी आप यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों सैंपल आंसर्स हैं आपके पास। यू कैन यूज द मेजर पॉइंट्स एंड मेक और फॉर्म योर ओन आंसर। क्लियर? तो कंफाइनमेंट लीड्स टू डिप्रेशन एंड मिसरी। कहीं ना कहीं कंफाइनमेंट की वजह से एनिमल्स जो है डिप्रेस हो जाते हैं, मिसरेबल सिचुएशन होती है उनकी, सैड होते हैं। Moreover, their offsprings lose the hunting capabilities as they are not trained to hunt in the wild. ठीक है, ये पॉइंट हम ऑलरेडी प्रीवियस आंसर में डिस्कस कर चुके हैं कि भाई जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनको इनके पेरेंट्स ट्रेन ही नहीं कर पाते हंटिंग के बारे में। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल हैबिटेट ही नहीं रहा। As a result, they would not be able to feed themselves. और कहीं ना कहीं अगर ये ऑफस्प्रिंग्स को अल्टीमेटली कभी फॉरेस्ट में छोड़ दिया जाए तो इनको तो हंटिंग आती ही नहीं है, तो क्या होगा? उनको खाना ही नहीं पता चलेगा किस तरीके से हंट करना है, हमें कैसे खाना है। वो तो वेट करेंगे कि भाई जैसे उनको जू में खाना मिलता है तो वैसे यहाँ भी मिल जाएगा, राइट। तो अल्टीमेटली वो जो हंटिंग कैपेबिलिटीज हैं वो भी लूज हो जाती है इन न्यू ऑफस्प्रिंग्स में। Furthermore, confining wild animals disturbs the whole ecological balance. We should thus let the animals run free in the wild. They belong to the forest and not to the cage. ये बहुत अच्छी लाइन है जो आप यूज कर सकते हो कि भाई एनिमल्स को जो है वाइल्ड में ही रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि दे बिलोंग टू द फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट के लिए बने हैं ना कि केजेस के लिए। क्लियर? तो इस तरीके से आप अपने आंसर को एंड कर सकते हो। क्लियर? तो दोनों सैंपल आंसर्स हैं, आप मेजर पॉइंट्स जो है यूज कर सकते हो। इकोलॉजिकल बैलेंस, वाइल्ड एनिमल्स का मतलब ये जो वाइल्ड में रहे, राइट। फॉरेस्ट में उनकी हंटिंग कैपेबिलिटीज जो है रहती हैं, बट जू में जो न्यू ऑफस्प्रिंग्स हैं उनको पता ही नहीं है हंट किस तरीके से करना है, राइट। फिर ये एनिमल्स अल्टीमेटली डिप्रेशन में, एक मिसरेबल सिचुएशन में होते हैं जिसकी वजह से आप फ्रीडम जो है उनसे छीन रहे हो, और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कह सकते हो कि वो डिप्रेशन, वो मिसरेबल जो प्लाइट है, जो उनकी सिचुएशन है, उस वजह से भी वी कैन लूज देम, राइट। क्योंकि इफ दे आर नॉट हैप्पी, मे बी दे विल नॉट बी फिट, हैप्पी नहीं होंगे तो स्वस्थ नहीं रहेंगे, हेल्दी नहीं रहेंगे, और इस वजह से भी कहीं ना कहीं उनकी डेथ हो सकती है। क्लियर? तो ये सारे सपोर्टिंग पॉइंट्स हैं जो आप बता सकते हो इन योर आंसर व्हेन यू हैव बीन आस्क्ड कि आपके हिसाब से केजेस आर मेंट फॉर द वाइल्ड एनिमल्स और नॉट। क्लियर? ऑलराइट। So with this we come to an end of our topic, which is long answer type questions based on the poem A Tiger in the Zoo. And with this we also come to an end of our chapter 2 Nelson Mandela Long Walk to Freedom. तो हम पूरा चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, ऑलमोस्ट बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, वो एक्सट्रैक्ट बेस्ड हो या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हो, राइट। तो आई होप इस चैप्टर में से कुछ भी क्वेश्चन आएगा, यू आर ऑल रेडी टू फाइट विद इट। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बिगिन विद अ न्यू चैप्टर विच इज चैप्टर 3 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। Thank you so much for watching.